तो ये कहानी है एक यूकी नाम के लड़के की जो कि हमेशा क्लास में अकेला रहता और कभी किसी ने उसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। पर मगर एक लड़की यूही तभी उसके पास आती है और उसके बालों को छेड़ने लग जाती है। यूकी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे को ऐसे छेड़ा मत करो, लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। यूही कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। वैसे यूकी तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हें हेयर कट दे दूँ। यूकी कुछ बोल पाता उससे पहले उनके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाता है और उनकी क्लास के अंदर एक मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है। हमारा यूकी उस सर्कल को देख के स्माइल करता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उनकी पूरी क्लास के बच्चे अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पर मगर किसी को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। यूकी कहता है दरअसल ये अनदर वर्ल्ड है और अभी जो मैजिक सर्कल ओपन हुआ था हम इससे यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन बच्चे उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे होते। लेकिन तभी उनके सामने कुछ कवच पहने हुए सिपाही आने लग जाते हैं जो कि डिमोनिक ऑरा को रिलीज कर रहे थे। अब सभी लोग को यूकी की बातों पर यकीन होने लग जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन यूकी अपनी जगह पे खड़ा होता है और एक नाइट उसके ऊपर हमला करने वाला था पर मगर यूही उसे गले लगा लेती है। लेकिन हमें पता चलता है कि यूकी स्माइल कर रहा होता है और उसने अपनी एक उंगली से उस डिमोनिक नाइट के अटैक को रोक लिया और उसे काफी दूर धक्का भी दे देता है। पर यूही को इसके बारे में पता नहीं चला होता क्योंकि उसका मुंह दूसरी तरफ होता है। यूकी यूही के हाथ को पकड़कर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, और जब वो लोग भाग रहे होते हैं हमें पता चल जाता है जो यूही है वो यूकी को पसंद करती है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं होता। उनके सामने से मैजिक नाइट और सोल्जर्स वो उनके पास भागते हुए आ रहे थे, लेकिन असल में वो उन्हें क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं और वो कवच पहने हुए सोल्जर्स से फाइट करने लग चुके थे। यूकी के समझ नहीं आता आखिरकार ये हो क्या रहा है। जो ये लड़ाई हो रही है इसको तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। और जो ये सोल्जर्स है कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर से डार्क मैजिक निकल रहा होता है। यूकी अपने छाती को पकड़ते हुए कहता है क्या ये कोई शराब है जो कि मेरा पीछा कर रहा है। यूही नोटिस करती है जो यूकी है थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा था। पर मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि एक नाइट थी और कहती कि यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ से चले जाओ। यूकी को देख ऐसा लग रहा होता है कि वो उस लड़की को पहचानता हो और वो जो नाइट लड़की होती है वो काफी ज्यादा कमाल का लड़ रही थी। यूही कहती है तो कमाल की है। यूकी कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, वो काफी ज्यादा कमाल की है। और ऐसा कहने के बाद वो लोग भागने लग जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉयल कैपिटल डेस्टिनिया को दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ के किंग सभी को कहते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। दरअसल हमारा किंगडम डेस्टिनिया के ऊपर बार बार हमला हो रहा है डीमंस का। दरअसल आप लोग की तरह 5 साल पहले भी यहाँ पे कुछ हीरोज आए थे। आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन आप लोग की तरह कुछ हीरोज आए थे 5 साल पहले, जिनमें से एक हीरो ने यहाँ पे वॉर को खत्म करा और शांति स्थापित करी। यूकी कहते क्या उस बात को 5 साल हो चुके हैं इस दुनिया में। कोई इन सारे बच्चों के सामने हाथ फैलाती और कहती कि प्लीज हमारे किंगडम को बचा लो। सभी बच्चे कह रहे होते कि आखिरकार हम इनकी मदद कैसे करेंगे, हमने तो आज तक किसी से फाइट भी नहीं करी है। पर मगर सारे बच्चे चुप होते हैं और वो कुछ नहीं कहते। यूही भी काफी ज्यादा परेशान होती है। यूकी उसे सहारा देते हुए कहते कि चिंता मत करो, कुछ भी हो जाएगा पर मगर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनने के बाद यूही को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अगले दिन से सारे बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक तरफ नाइट की ट्रेनिंग, दूसरी और मैजिक की ट्रेनिंग चल रही होती है। मैजिक कोई कर नहीं पा रहा होता सिवाय यूही के। यूकी कॉरिडोर में घूम रहा होता है पर मगर एल्का उसे पकड़ लेती और कहती क्या तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं करनी, पहले दिन से ही तुम इतनी लापरवाही दिखा रहे हो तो आगे जाके क्या होगा। यूकी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि हाँ एल्का तुम बदली नहीं। एल्का कहती है कि तुम मेरा नाम कैसे ले रहे हो, क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि अपने सीनियरों का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो सुपीरियर नाइट होती है। यूकी जबान लड़ाती हुई कहता है तुम अपने नाम के आगे मिस क्यों नहीं लगा ली थी, तब तुम्हें सब मिस एल्का करके बुलाएंगे। एल्का कहती है जो तुम्हारा शांत एटीट्यूड है ये मुझे 5 साल पहले उस हीरो की याद दिला रहा है जो कि काफी ज्यादा नाकारा और घमंडी था। उसे फर्क नहीं पड़ता था चाहे लड़का हो या लड़की उसके सामने कैसा फील करते हैं, वो तो अपनी मस्ती में ही मगन रहता था और उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके आसपास जो बाकी लोग और लड़कियां हैं वो कैसा फील करती हैं। तब वो यूकी को कहती है कि अपनी ट्रेनिंग ध्यान से करो। यूकी कहता है कि अगर मैं ना करूँ तो तुम क्या कर लोगी। अरे वाह तुम्हारे मुंह से काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है, आओ आजमा के देख लो। एल्का अपनी तलवार को पकड़ लेती और कहती है कि बच्चों को इसलिए मारा जाता है ताकि वो अपने डिसिप्लिन को ना भूले और बड़ों से जवान ना लड़ाएं। जिसके बाद वो यूकी के ऊपर पूरी तेजी से हमला करने आती है। यूकी उसके हमले को डॉच कर उसके पीछे जोर से तमाचा मार देता है और एल्का काफी जोर से चिल्लाने लग जाती है और वो कहता है क्या एल्का अब तुम्हें कुछ याद आया। एल्का यूकी के आगे लेट चुकी होती है और वो कहती है कि सच
सेत्सु तुम वापस आ गए, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो कहती कि मैंने आपसे जवान लड़ाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो, और वो चेयर बन चुकी थी और कहती कि मुझे माफ कर देना सेत्सु सामा, आप मेरे ऊपर बैठ सकते हो। और काफी ज्यादा जबरदस्ती करने के बाद वो यूकी को अपने ऊपर बिठा देती है। दरअसल गाइस मैं आपको बता दूं, 5 साल पहले का जो हीरो था वो कोई और नहीं हमारा यूकी था, तब उसका नाम सेत्सु था इस वर्ल्ड में, तो आपसे हम उसे सेत्सु बुलाएंगे। सेत्सु कहता है कि जो तुम्हारा पागलपन है वो कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्लेन आ जाता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। एल्का कहती है ग्लेन ये सेत्सु है जो कि वापस आ चुके हैं। ग्लेन समझ जाता है कि सेत्सु के सिवाय उससे ऐसा कोई और नहीं करवा सकता। वो ये बात बताने के लिए थिया के पास आते हैं। थिया कहती कि मुझे पहले से ही पता है, भले ये सेत्सु की शक्ल चेंज हो चुकी हो पर मगर उसकी मैजिक एनर्जी सेम वैसी ही है। एल्का कहती है कि हाँ दरअसल तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी उन्हें पहचान लिया था, बस मैं कंफर्म कर रही थी। सेत्सु अपने दोस्तों की तरफ देखता है और वो कहते हैं कि दोस्तों मैंने अपना वादा निभाया और देखो मैं वापस आ गया। सब लोग उसे वेलकम होम विश कर रहे होते हैं, लेकिन सेत्सु थोड़ा परेशान लग रहा होता है। सब लोग समझ जाते हैं सेत्सु के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जब वो गायब हुआ ये लोग जंग में मारे भी जा सकते थे, पर मगर वो लोग समझ चुके होते हैं यूकी को किस बात का बुरा लग रहा है। पर मगर वो कहते कि सवाल तो हमें भी तुमसे काफी पूछने हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिरकार तुम इस वर्ल्ड में कैसे आ पाए फिर से। सेत्सु कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। सेत्सु और तोमा की आखिरी लड़ाई के बीच में जो वो लास्ट धमाका हुआ वो काफी ज्यादा बड़ा था और सेत्सु तब से गायब हो गया था। सेत्सु बताता है कि दरअसल मैं दूसरी दुनिया में पैदा हो गया था और जो मेरी आत्मा थी उसका पुनर्जन्म हुआ, लेकिन जो मेरा मैजिक और मेरी यादें थी वो दोनों मेरे ही पास थी। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे वापस इस दुनिया में किसने समन करा है। इसका जो जवाब होता है किसी के पास नहीं होता कि ये कैसे हुआ। सेत्सु पूछता है कि तोमा जिंदा है, क्योंकि जिन सोल्जर्स को मैंने देखा उन्हें कर्स के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा था और कोई और नहीं तोमा ही ऐसा कर सकता है। एल्का बताती कि जब तुम गायब हो गए हमने तोमा को बहुत ढूंढा पर मगर वो हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन सेत्सु अगर तुम जिंदा हो तो तोमा भी जरूर जिंदा होगा। वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है कि मिस्टर ग्लेन आपको राजा ने बुलाया है। वहाँ पर एक मीटिंग बिठाई गई होती है और राजा कह रहे होते हैं कि मैं डीमंस के ऊपर वॉर को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ग्लेन कहते कि प्लीज रुक जाओ, दरअसल हमने अपने जिन सिपाहियों को डीमन कॉन्टिनेंट भेजा है उनका कोई भी जवाब अब तक नहीं आया है। हालातों को देखते हुए हमें अभी ये फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अभी हीरोज हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन जो क्वीन होती है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। वो कहती कि हीरोज का समन होना ये गॉड का इशारा है कि हम जरूर जीतेंगे। वो सेत्सु को दोष ठहराते हुए कहते कि 5 साल पहले उसे डीमंस के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो आज हमारी जीत होती। पर मगर दूसरी ओर यूही अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर मगर उतना काफी नहीं होता। सेत्सु वहाँ पर आ चुका था। यूही कहती यूकी तुम आ चुके हो। वो हाँ करता कहते कि ट्रेनिंग तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। यूही कहती है पर मगर इसका क्या फायदा, ये ट्रेनिंग किसी को चोट पहुँचाने के लिए है। यूही कहती क्या मैं कुछ पूछूं। सेत्सु हाँ करता है। कोई जंग क्यों ही चाहता होगा, पर मगर उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं होता। यूं ही कहती कि अगर मेरे पास काफी अच्छा टैलेंट है मैजिक का तो यूकी मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। इसके बाद वो सारे दोस्त वापस से फिर इकट्ठा होते हैं। ग्लेन बताते हैं कि मैं वॉर होने से नहीं रोक पाया, लेकिन मैंने कुछ टाइम उनसे मांग लिया है ताकि हीरोज प्रिपेयर कर सके। यूकी कहते कि वॉर एक बेवकूफी है, अगर इसके पीछे तोमा छुप रखा है तो मैं खुद जाके उसे रोकूंगा। उसके दोस्त कहते कि हम भी तुम्हारे साथ जाके उसके साथ फाइट करेंगे, क्योंकि हम एक और एडवेंचर के लिए तैयार है। यानी कि वो यूकी को अपनी टीम में वापस लेना चाह रहे होते हैं। यूकी उन्हें मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं वहाँ पे अकेला जाऊंगा, क्योंकि अभी पैलेस में तुम लोग की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सेत्सु और उसकी टीम पैलेस में गायब होकर घुस चुके थे। उनका प्लान था कि किसी भी सोल्जर की नजर में नहीं आना और तुरंत बाहर निकल जाना है, लेकिन हमारी एल्का से ये कहाँ हो पाता है। वो एक सोल्जर को पीट देती है और वो लोग दूसरों की नजर में ना आ जाए तो वो सोल्जर को छुपा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पे सेत्सु की तलवार रखी थी। दरअसल सेत्सु उसे प्यार से कुरुमारू बुलाता है, लेकिन अचानक से पैलेस के अंदर भगदड़ मच चुकी होती, क्योंकि उन सभी सोल्जर्स को पता चल जाता है कि उनके साथी के ऊपर अटैक करा गया है और अटैक करने वाले अंदर ही छुप रखे होंगे। मगर किसी तरीके से वो सारे सोल्जर्स का ध्यान भटकाते हुए यूकी को बाहर लेके आ जाते हैं और यूकी कहता है कि दोस्तों मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, और वो अपने सफर पे निकलने वाला था। पर मगर तभी वहाँ पर
पर यूही आ जाती है। रोते रोते मैं सत्सु के पास जाते हुए कहती कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। यूकी उसे सब कुछ सच बता देता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में वो दूसरी बार आया है और 5 साल पहले जिस हीरो की बात हो रही थी वो यूकी ही है। यूकी बताता है कि मुझे वॉर को रोकने के लिए अपने एक पुराने दोस्त से मिलना होगा। यूही कहती कि यूकी नहीं, जहाँ पे तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यूकी यूही को समझाता है कि दरअसल वो इसलिए जा रहा है ताकि वो सेफ रहे। यूही समझ चुकी होती है और वो यूकी करीब आते हुए कहती कि अपनी आंखें बंद करो। बेचारा यूकी ब्लश करने लग चुका था, पर मगर वो यूकी की बात मान के आंखें बंद करता है और यूकी उसके हेयर कट कर देती है और वो जाने से पहले कहती कि यूकी मैं तुम्हारे लिए और ताकतवर बनूंगी ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं इस वर्ल्ड में। यूकी उसके सर पे फ्लिप मारता है और कहता है कि जिस दिन तुमने इसे डॉज कर लिया तो समझ जाना कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो चुकी हो। और यूकी निकल चुका था। तभी हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ज्वेलर किसी से बहस कर रहा होता है। दरअसल एक पर्सन उस ज्वेलर से एक ब्रॉच को खरीदना चाह रहा था। ज्वेलर कहता है मैं इसको तुम्हें नहीं बेचने वाला, जिसको मेरी आर्ट की कदर ना हो तो मैं उसे अपना सामान नहीं बेचता। आखिरकार मैं उसे अपना मास्टरपीस कैसे बेच सकता हूँ। तभी वहाँ पे उस बूढ़े की ग्रैंड डॉटर आ जाती है और पूछती कि दादाजी क्या आपको ये परेशान कर रहा है। उसका दादा कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों को मेरे को ठिकाने लगाना आराम से आता है। लड़के मैंने कहा ना मैं तुम्हें सामान नहीं बेचूंगा, चले जाओ। लेकिन जब बूढ़े आदमी के सामने सोने से भरी हुई पोटली होती है वो तुरंत ही उस ब्रॉच को बेच देता है। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती कि दादा आपने तो कहा था कि गर्व से ऊपर कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी कहते कि तुमने ठीक कहा, पर मगर जब उसके सामने ढेर सारा पैसा हो तो वो भी मना नहीं कर पाता। इसके कुछ साल बाद ओल्ड मैन की डेथ हो चुकी थी और जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है उनकी दुकान का काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखती है और आज वो अपने ग्रैंडफादर की आखिरी चीज को बेचने जा रही होती है। रात का समय होता है, जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था। रूरी का घोड़ा एकदम से चिल्लाते हुए रुक जाता है। दरअसल उसके सामने जंगली सुअर होता है और वो उस लड़की के कैरेज को पूरी तरीके से तबाह कर देता है और जो ब्लैक पेंडेंट होता है वो भी नीचे गिर जाता है। रूरी इसे ही डिलीवर करने जा रही होती है और वो ब्लैक पेंडेंट को देखती कि वो सही सलामत है तो वो एकदम बेफिक्र हो जाती है। पर मगर तभी वो सुअर उसके मुंह के सामने खड़ा था। रूरी उसे फुसलाने की बातें करती और कहती है मैं बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूँ, मुझे मत खाना। प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें पैसा चाहिए मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। लेकिन एक जानवर पैसे का करेगा भी क्या जब उसके सामने उसका शिकार खड़ा हो। वो जंगली सुअर उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले वहाँ पे सस्सू आ जाता है जिसने की उस जंगली सुअर को मार गिराया। रूडी कहती क्या अब मेरे को तुम्हें भी पैसे देने होंगे। वो कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मगर जब मैं इस आइटम को बेच दूंगी मेरे पे इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं आपको पे कर पाऊंगी। यूकी कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर मगर तुम सेफ हो वही मेरे लिए बड़ी बात है। रूडी कहती कि तुम झूठ कह रही हो, मेरे दादा कहा करते थे पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता, जब तक इंसान को पैसा मिलता रहता है वो काम करता रहता है। सैसु कहता है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दादा मतलबी होंगे। अचानक से रूडी को सैसु के अंदर उसी पर्सन की परछाई दिख रही होती है जो कि उसके ग्रैंडफादर से ब्लैक ब्रोच को खरीद के गया होता है। वैसे लड़की मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुम अकेले सफर क्यों कर रही हो, वो भी बिना बॉडीगार्ड के, तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। बच्ची मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मत निकलो, तुम सुबह के टाइम जाना और हमारा सैसु जा ही रहा होता है। तभी रूरी कहती है प्लीज मिस्टर क्या आप मेरे बॉडीगार्ड बन जाओगे। पर मगर यूकी भी काफी जरूरी काम से जा रहा होता है। बेचारी वो बच्ची रोते हुए कहती है कि मेरे को ये डिलीवर करना है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी आंखों में आंसू देख यूकी उसे मना नहीं कर पाता और कहते कि ठीक है चलो, पर मगर कैरेज कहाँ पर है। वो टूट चुकी होती है तो दोनों घोड़े पे जा रहे थे। यूकी पूछता है क्या तुम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को लेके जा रही हो जो कि तुम्हें डिलीवर करना है। वो कहती कि हाँ, पर मगर मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इसके अंदर क्या है। और अब वो दोनों चलते चलते बंदरगाह के करीब पहुंच चुके होते हैं। यहाँ से रूरी को शिप लेके डेमोनिक कॉन्टिनेंट जाना था, पर मगर उसे पता चलता है कि वॉर के कारण कोई सी भी शिप नहीं जा रही है। लेकिन बेचारी वो हार नहीं मानती, वो हर किसी से पता कर रही होती है, लेकिन सब लोग मना करते जा रहे थे। पर मगर वो बच्ची अपनी ईड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन तब भी उसे कोई शिप नहीं मिलती। उसे अकेला घूमता देख उसके पास कुछ नाइट्स आते हैं और कहते हैं कि बच्ची तुम्हारे बैग में क्या है, और वो उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। अगर तुम एक व्यापारी हो तो हमें प्रूफ दिखाओ। वो लड़की उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है, पर मगर तब भी वो जो गार्ड्स होते हैं मना कर रहे होते हैं और कहते हैं बच्ची अपना बैग दिखाओ, इसके अंदर क्या है। रूरी मना करती और कहती कि मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। लेकिन जो वो गार्ड होते हैं उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन बीच में हमारा सस्सू आ जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास परमिट भी है ऐसा करने का। लेकिन वो रॉयल नाइट को गुस्सा आ चुका होता है कि एक एडवेंचर रॉयल नाइट
नाइट के सामने मुंह खोल रहा है। वो नाइट्स कहते कि बच्चे अब तुम हमसे मार खाने वाले हो। यूकी कहते कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ, पर मगर वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण रॉयल नाइट कोई से भी एक्ट को नहीं कर पाते और उन्हें धमकी देते हैं कि अगली बार अगर तुम हमें दिखे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उनके जाने के बाद जो हमारी रूरी होती है हमारी लड़की को बहुत जोर से हक कर लेती है और वो अपना लंच सेत्सु को खिलाती है और कहती कि जितना तुम चाहो तुम उतना खा सकते हो। वैसे क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? रूरी कहती कि पर मगर आपको कैसे पता था कि नाइट्स को परमिट चाहिए? दरअसल जो स्टार वाले सैनिक होते हैं वो ही किसी से पूछताछ कर सकते हैं और जो आर्म गार्ड्स होते हैं वो नहीं कर सकते। दरअसल ये सब मुझे मेरे दोस्त की वजह से पता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा है तो तुम अब क्या करोगी? रूरी कहती कि मैं पूरे शहर में लोगों से पूछताछ करूंगी कौन मेरे को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई भी नहीं गया तो मैं एक पूरी की पूरी शिप को खरीद लूंगी और मैं खुद जाऊंगी इसे चलाकर। सेत्सु कहते कि मजाक मत करो, तुम्हें पता भी है कि शिप कितनी महंगी आती है। सेत्सु हार मान जाता है, कहते कि दरअसल जहाँ पे मैं जा रहा हूँ डेमोनिक किंगडम उससे पहले ही आता है, पर मगर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें आज रात अच्छे से सोना होगा और अपनी नींद भी पूरी करनी होगी। रूरी भी इस बात के लिए मान जाती है और कहती कि पर मगर हम दोनों कमरे के पैसे आधा आधा देंगे। अब जो सेत्सु होता है उसने रूम ले लिया था और जब वो नहा के बाहर आता है वो रूरी से कहता है कि तुम भी जाके नहा लो। रूरी जाने से पहले सेत्सु को बॉक्स पकड़ा दी थी और कहती कि प्लीज आप इसे संभाल लेना। सेत्सु कहता है पर मगर ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? रूरी कहती कि पर मगर आपके ऊपर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ और वो उसे दिखाते हुए कहती कि ये मेरे दादा का आखिरी काम था। लेकिन सेत्सु न जाने कैसे उस ब्रोच को पहचान लेता है। रूरी बताती है दरअसल जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो काफी अच्छे ज्वेलर थे, वो सामान को बनाते थे जो कि कोई भी नहीं बना सकता था। लेकिन एक दिन एक पर्सन आया और उन्होंने कहा कि आप प्लीज इस ब्रोच को ठीक कर दीजिए। लेकिन उन दिनों मेरे दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि पैसा ही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वो तुम्हारा साथ तब देता है जब तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा होता। रूरी के दादा उसे अपना आखिरी काम पकड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। रूरी अपने दादा से वादा करती है कि वो इसे पहुँचा कर रहेगी। अब जब वो चली जाती तो पर्दे के पीछे कहती कि दादा मुझे एक काफी दयालु आदमी मिल चुका है, शायद मैं आपके प्रॉमिस को पूरा कर सकूं। सेत्सु उस ब्रोच को टच करता है और वो कहते हैं क्या जो मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्शन मैजिक करा था शायद वो टूट चुका है। और वो एक लड़की के बारे में याद करता है और कहते कि काश वो ठीक हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। अब जब रात को वो दोनों सो रहे होते हैं तो रूरी काफी ज्यादा फैल के सोती है, हमारे लड़के को तो जगह ही नहीं हो रही होती। उसी वक्त वो रॉयल नाइट होटल में घुस चुके होते हैं और वो कहते हैं जिस लड़के और लड़की को तुमने अंदर ठहरा रखा है वो डीमन के जासूस हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। सेत्सु भी जाग चुका था, उसे पता चल जाता है कि नीचे वही लोग आ रखे हैं। वो नाइट रूम में आ पाते यूकी रूरी को लेके उस खिड़की से नीचे कूद जाता है। अब वो लोग नाइट को चकमा देते हुए ऐसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे भागने का रास्ता ही खत्म हो चुका था। नाइट्स भी उनके पास पहुंच चुके होते कहते कि हमने तुम्हें लास्ट बार कहा था कि अगर तुम हमें फिर से मिले तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। अब वो टाइम आ चुका है। यूकी कहता है कि अरे देखो बोल भी कौन रहा है, और वो उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। बेचारी रूरी की तो हालत खराब हो रखी होती है, पर मगर यूकी रूरी को पकड़ता है और उस चट्टान से नीचे कूद जाता है। रूरी रोते हुए कहती है अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे को लगता है कि मैं गलत आदमी के हाथों पड़ गई, मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो मेरे को बच्चे भी करने थे। लेकिन वो दोनों एक खतरनाक लिवाइथन के ऊपर लैंड हो जाते हैं और वो दोनों उसके ऊपर बैठ चुके होते हैं, जहाँ पे सेत्सु कहता है कि चलो हमें डीमन कॉन्टिनेंट की ओर लेकर चलो। तभी हम वो तीनों नाइट को देखते हैं जिनकी बातें चल रही होती कि आखिरकार हम इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तभी उनका साथी कहता है कि ये सब एक सपने के तौर पर भूल जाओ। रूरी तभी पूछते क्या ये समुद्र की रानी लेविएथन है? जब सुबह होने वाली थी उन्हें डेमोनिक किंगडम दिखाई देने लग जाता है और सेत्सु डेमोनिक किंगडम में उतरते ही लेविएथन और एक स्क्विड की लड़ाई करवा देता है। बेचारे लेविएथन को मदद की जरूरत होती है। वो कहती है सेत्सु मेरी मदद करो, क्या तुम मेरे को यहाँ पे मार खिलाने के लिए लाए हो? अब थोड़ी देर बाद वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी, जहाँ पे वो कहती है आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों नहीं करी? तुमने देखा कि उस स्क्विड ने मेरी क्या हालत कर दी थी। सेत्सु कहते हैं कि दो जॉइंट के बीच में मैंने आना सही नहीं समझा, क्या पता वो मेरे को दबा के कचुम्बर बना देते तो। लेकिन जो लीविया होती है बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है 5 साल बाद तुमने मुझे याद करा और इस रूप पे याद करा कि तुम मेरे को एक बोट बना दो। रूरी कहती कि आप लोग को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर मगर अब इसका हम क्या करें? लेविया कहती कि तुम चिंता मत करो, इसे सेत्सु संभाल लेगा। पर मगर मैं इसे कैसे संभालूंगा? और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि दरअसल उस स्क्विड्स के वो पकोड़े बना के खा रहे होते हैं। लेविया बताती कि थोड़ा सा ही आगे जाकर एक मछुआरों का गांव है जिसका कि नाम वॉल्सी है और उसके थोड़े ही आगे पहाड़ों के दूसरी तरफ डीमन
लॉर्ड का कैसल है। लेवी रूरी को ये भी बताती कि दरअसल जो वो पार्सल डिलीवर करने जा रही थी वो उसे डीमन किंग को पार्सल करना था। लेवी बताती कि दरअसल डीमन किंग ने मुझे कहा था कि उन्होंने ब्रोच को रिपेयरिंग के लिए दे रखा है क्योंकि वो टूट चुका था, और दरअसल जो ये पार्सल है वो डीमन किंग डेजा का है। डेजा का नाम सुनने के बाद रूरी की हालत खराब हो जाती है। लेवी कहती कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। लेवी मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, तुम डेजा को जानती हो वो कितनी खतरनाक है। लेवी बताती कि वादे के अकॉर्डिंग मैंने समुद्र के अंदर शांति कायम रखी है, वैसे भी तुम 5 साल बाद आते हो और मुझे बोट की तरह ट्रीट करने लग जाती हो, तुम्हें शर्म आती है या फिर नहीं। लेकिन उनके लड़ाई के बीच में वहाँ पे कुछ डीमन बेबीज आ जाते हैं और कहते हैं क्या आप लड़ाई कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की से लड़ते हुए, अगर आप कपल हो तो आप उनसे माफी मांग लो तुरंत ही। एक लड़की कहती कि मेरे को लगता है कि जो ये भैया है इन्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता। सेत्सु उन बच्चों का मुंह बंद कराने के लिए उनके मुंह के अंदर स्क्विड्स के पकौड़े डाल देता है, जो कि उन बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो कहते हैं क्या आपके पास थोड़ा और है हमारे मॉम डैड के लिए। लेवे कहती हाँ हाँ इसके पास बहुत बचा है। बेचारे सेत्सु का मुंह बन चुका था क्योंकि उसे पता था कि सारा उसे ही बनाना पड़ेगा। बेचारे सेत्सु को इन्होंने खच्चर बना दिया था और ये कहते हैं कि विलेज तक भी तुम इसे लेके जाओगी। दूसरी ओर जो वॉल्सी विलेज के लोग होते हैं बातें कर रहे थे कि उनके हाल आजकल कुछ ज्यादा खराब चल रही हैं, क्योंकि उनका मेन रोजगार ही वही था कि वो फिशिंग करके अपना काम चलाते थे और दूसरों के साथ ट्रेड करके कुछ पैसे कमा लेते थे। मगर कुछ टाइम से एक काफी बड़े स्क्विड ने उनकी नाक में दम कर रखा है। सेत्सु वहाँ पे आके कहते हैं कि दरअसल क्या मैं अपने सामान को यहाँ पे रख सकता हूँ, जो कि एक जायंट स्क्विड है और मैं उसे यहाँ पे खाने के लिए लेके आया हूँ। दरअसल ये वही स्क्विड है जिसकी वजह से इन सभी की नाक में दम हो रखा था। शाम को हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे पार्टी हो रही थी। लिविया को इन लोगों ने सम्मान के तौर पे एक सिंहासन में बिठा रखा था और हमारे लड़के को सारा काम अकेले करना पड़ रहा होता है। लिविया उसके मजे लेते हुए कहते कि फटाफट काम करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। सेत्सु गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ हाँ बना रहा हूँ। लेकिन जो सेत्सु की स्किल्स होती है उससे यहाँ के विलेज के लोग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। दूसरी ओर एक पहाड़ के ऊपर एक व्लेड नाम का डीमन खड़ा होता है। दरअसल ये डीमन लॉर्ड का पर्सनल गार्ड होता है और वो अपने शहर के ऊपर देखता है कि वहाँ आग लग रखी होती है। उसे लगता है कि डीमंस के ऊपर ह्यूमंस का हमला हो चुका है। अपने लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तुरंत ही नीचे की तरफ भागता है। अब यहाँ पे पार्टी खत्म हो चुकी होती है। लिविया रूरी को देखती है, ऐसा मानो कि उसने काफी ज्यादा पी ली हो, लेकिन ये क्या, उसके हाथ में तो ऑरेंज जूस होता है। रूरी कहती कि बड़ी बहन क्या हम बात कर सकते हैं। अब वो दोनों बातें कर रहे थे जहाँ पे वो पूछती कि आखिरकार आप सेत्सु को कैसे जानती हो। लिविया बताती कि दरअसल आज से 5 साल पहले जो सेत्सु है वो मेरे समुद्र को पार कर रहा था और मैं तब सेत्सु के सामने आई। सेत्सु ने मेरे को कहा कि दरअसल सेत्सु वॉर को रुकना चाहता है, क्या लिविया उसकी मदद करेगी। लिविया ने भी हाँ कर दिया। इसी तरीके से वो दोस्त बने। दरअसल गाइस ये झूठ बोल रही होती है, असल में वॉर की वजह से लिविया का दिमाग खराब रहने लग चुका था। वो वॉर की आवाजों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लग चुकी होती है और वो आने जाने वाली हर एक शिप को तबाह कर रही थी। उनमें से एक सेत्सु की भी शिप होती है और जब उसके सेत्सु के साथ लड़ाई हुई तो सेत्सु ने उसे एक ही मुक्के में उसकी नानी दादी याद दिला दी। लेकिन लिविया रूरी को ये नहीं बताती वरना उसका ऑरा माइनस में चला जाता। वैसे रूरी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सेत्सु को नहीं जानती थी? मुझे लगा था कि वो अपने किंगडम में बहुत ज्यादा फेमस होगा। रूरी अपने दिमाग में जोर डालती और कहती क्या वही सेत्सु जो कि किंग का दोस्त है और काफी बड़ा हीरो भी। सारी बच्ची के दिमाग के तार हिलने लग जाते हैं। वो कहती है क्या सेत्सु ही सेत्सु है, और जब उसे सच्चाई हिट करती है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। क्या इसी वजह से वो समुद्र की रानी को जानता है और डीमन किंग को भी, इसी वजह से वो इतना ताकतवर भी है। रूरी पूछती है क्या आपकी ही वजह से समुद्र के अंदर शांति कायम हुई। लिविया कहती कि हाँ दरअसल मैंने सेत्सु से एक वादा किया था जिसकी वजह से आज तक मैं समुद्र के अंदर शांति रखती आ रही हूँ, लेकिन अचानक से वो 5 साल पहले गायब हो गया और जब आया उसने मुझे एक बोट की तरह ट्रीट करा। रूरी पूछती क्या आप सेत्सु से गुस्सा हो। वो कहती कि नहीं, उसे गुस्सा थी पर मगर जब भी मैं उसकी शक्ल को देखती हूँ मेरे को सुकून मिल जाता है। रूरी कहती तो मैं समझ चुकी हूँ कि आप सेत्सु को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। लिविया कहती कि अरे नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है एक गॉड का ह्यूमन के साथ प्यार करना। दरअसल लिविया को सेत्सु के साथ सफर करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वहाँ पे व्लेड भी आ चुका था लेकिन बेचारे का पोपट कट चुका होता है जब वो देखता है कि यहाँ पे तो लोग जश्न मना रहे हैं। दूसरी ओर हमारी लिविया और रूरी बंदरगाह के कोने पे होते हैं। लिविया अपनी ताकत का यूज करके मछली को पकड़ के खाने लग जाती है और कहती कच्ची मछली खाने में ही मजा आता है। व्लेड कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप आ रखी हो। सेत्सु भी वहाँ पे आ चुका था। व्लेड उसे पहचान लेता है और कहता है कि आप सेत्सु हो, वही लेजेंडरी हीरो। सेत्सु पूछता है कि आखिरकार वॉर की वजह से तुम इधर यहाँ पे घूम रहे हो। व्लेड कहता है कि मैं यहाँ पर लेविया को लेने आ रहा था पर मैं मुझे नहीं लगा था कि मेरे को
खोया हुआ हीरो मिल जाएगा जो कि 5 साल पहले गायब हो चुका था। वो लेविया और सेत्सु से कहता है कि प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ कि डीमन लॉर्ड को बचा लो। वो पूरी बात बताता है कि दरअसल जो डीमन लॉर्ड है वो टेरर नाम के आदमी से शादी करने जा रही है और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि डीमन लॉर्ड को एक कर्ज के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है, या तो यूं कह लो कि आगे करा जाएगा, क्योंकि टेरर रिंग नहीं एक नेकलेस को लेके आया था। हमारा लड़का शॉक हो जाता है सुनने के बाद। वो अपने मन में कहता है क्या एक ऐसा कर्ज जो कि डीमन लॉर्ड को भी प्रोजेस कर सके। ब्लेड हाँ करता है और वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि जब 1 महीना पहले इंसानों ने हमारे ऊपर हमला करा। सेत्सु कहता है क्या इंसानों ने तुम्हारे ऊपर हमला करा। ब्लेड हाँ करता है। वो कहता है कि उन्होंने हमारे ऊपर कई बार हमला करा। ब्लेड हाँ करता है और कहता है कि बड़े बड़े सोल्जर्स ने जिन्होंने कवच पहन रखा था उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा और डेस्टिनिया किंगडम का फ्लैग भी छोड़ा। दरअसल हमला 1 से ज्यादा बार हुआ है। इसको देखते हुए डीमन लॉर्ड ने डेस्टिनिया की तरफ एक मैसेंजर को भेजा पर मगर वो काफी टाइम से नहीं लौटा है और इस चीज का फायदा उठा के टेरेंस सामने आया। उसने डीमन लॉर्ड को कहा कि वो इस वॉर को रुकवा सकता है। लीविया कहती क्या उसके पास इतनी पावर है और वो ये कर सकता है। ब्लेड कहते कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। रूरी बताती कि दरअसल जो टेरर है वो ताकतवर नहीं है, वो दरअसल एक ट्रेडिंग कंपनी को रन करता है और व्यापार के बलबूते पर ही इंसान और डीमंस का समझौता हुआ था। सेत्सु कहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वॉर रुकवाने के लिए डेजर्ट किसी की नौकर बनने को भी तैयार है। लीविया बताती कि वो अपने वादे को निभा रही है। एविया बताती कि दरअसल वो वादा जो कि उसने तुमसे करा था सेत्सु, वो शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम्हें पता होना चाहिए इस बारे में। ये सुनने के बाद सेत्सु ब्लेड को रूरी को सौंपता है और निकल चुका होता है डीमन कैसल की और रास्ते में कई सारे डीमन वुल्फ उन्हें घेर लेते हैं। ब्लेड ने उन दोनों को बताया था शादी कंफर्म है पर मगर कब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ये बात तो कंफर्म है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अगर तुम लोग डीमन कैसल जाना चाहते हो सबसे छोटे रास्ते से तो वहाँ पे बहुत सारे डीमन भर रखे हैं, तुम्हें उनसे लड़ते हुए जाना होगा। लीविया कहती है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उनको मैं संभाल लूंगी और एक ही अटैक में सारे वुल्फ को वो खत्म कर देती है। अब वो लोग उस छोटे रास्ते से डीमन कैसल की ओर बढ़ रहे थे। लेविया ने अपने एक हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है फाइट करने के लिए और वो बस एक अटैक करती है, सारे डीमन वुल्फ खत्म हो चुके होते हैं। सेत्सु हम आगे क्या करने वाले हैं। सेत्सु कहता है कि हम उस बकवासी शादी को रोकेंगे और टेरन को अपने कब्जे में ले लेंगे, पर लेकिन अगर हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो ये फाइट कैसे रुकेगी। सेत्सु बताता है कि दरअसल इस फाइट के पीछे मैं हो ही नहीं। तुम्हें याद होगा तो ब्लेड ने अभी कहा कि इंसानों ने पहले डीमंस के ऊपर हमला करा, लेकिन जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो डीमंस ने पहले ह्यूमंस के ऊपर हमला करा था। मतलब जो समझौता डीमन और ह्यूमंस के बीच में हुआ था वो आज तक टूटा ही नहीं है। ये किसी की सोची समझी चाल है ताकि वो ह्यूमंस और डीमंस के बीच फाइट करवा सके। शायद भले ही टेरिस इसके बीच में ना हो पर मगर वो जानता है कि ये करवा कौन रहा है। लेकिन तभी उनके ऊपर और वुल्फ्स हमला कर देते हैं, लेकिन लीविया एक ही अटैक में सबको खत्म कर देती है और उसके आगे किसी की नहीं चलती। और हमें बताया जाता है दरअसल जो लीविया होती है हमेशा से सोया करती थी समुद्र की गहराइयों में, उसे ऊपर की दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। पर मगर जब वो सेत्सु से मिली और जब उसने ऊपर की धरती को जाना और उसको सेत्सु के साथ एडवेंचर करना बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी ओर हमें डीमन किंग डेजा को दिखाया जाता है। वो कहती है मेरा नाम डेजा है और मैं डीमन किंग हूँ, मैंने काफी लंबा जीवन जिया और उससे मुझे पता चला कि हर चीज उसके बस में नहीं है। उसने डीमन किंग होने के नाते बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर मगर जब उसका सामना सेत्सु से हुआ उसने डेजा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि ये बिन मतलब की जंग को हम रोक देती हैं। सेत्सु ने डेजा को कहा कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा और सेत्सु ने उसी दिन डेजा को ब्लैक ब्राउच भी गिफ्ट करा था। लेकिन एक दिन डेजा को पता चलता है कि सेत्सु अचानक से गायब हो गया है। वो कहती कि इसके आगे मुझे कुछ और नहीं सुनना और वो सेत्सु को याद करते हुए कहती कि जो मेरा तुमसे वादा था मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। इंसानों और डीमन के बीच समझौता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच में व्यापार होना शुरू हुआ। सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा था पर मगर एकदम से सेत्सु का दिया हुआ ब्रॉच टूट जाता है। ब्लेड कहते हैं कि डीमन लॉर्ड आप चिंता मत करो, डेस्टिनिया में एक काफी ज्यादा अच्छा ज्वेलर है, मैं इसे वहाँ पे भेज के से ठीक करवा दूंगा। लेकिन उसके अगले दिन डेजा को खबर मिलती कि इंसानों ने उनके कहीं जगह पे हमला कर दिया है। ब्लेड कहते हैं कि समझौता सिर्फ 5 साल का था, मुझे नहीं पता, हम सीधा नतीजे पे नहीं पहुँच सकते, हमारी आर्मी को तैयार करो। और वो अपने 2 खास लोगों को डेस्टिनिया भेजती है वहाँ के हालात जानने के लिए और वो कहती कि हमारी फोर्स को प्रिपेयर कर लो। दूसरी ओर डीमंस के अंदर भी गुस्सा होता है। वो कहते हैं कि हमें इंसानों के साथ समझौता करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि उन्हें इंसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी है। और दूसरी ओर जो हमारी डीमन किंग होती है वो भी काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि डेस्टिनिया के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता और वो अपने मन में कहती कि सेत्सु आखिरकार मैं क्या करूँ, मेरे समझ
नहीं आ रहा है। पर मगर तभी वहाँ पे ब्लेड आता है और वो कहता है कि टैरन ट्रेडिंग कंपनी के मालिक टैरन आपसे मिलने आ रखे हैं। टैरन कमरे में आता है और वो कहता है कि मैं इस वॉर को रुकवा सकता हूँ, पर मगर तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। डेजा के सारे सपोर्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। टैरन बताता है कि मैं अपने ऑफर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मैं अपनी कंपनी से आराम से जो ये वॉर चल रही है इसे रुकवा सकता हूँ। डेजा कहती कि मैं समझ रही हूँ, तुम चाहते हो कि इसके बदले मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊँ। टैरन कहते कि जो तुम्हें समझना है तुम वो समझो, मैं तो तुम्हारी खूबसूरती का बस दीवाना हूँ। और वो डेजा को एक कर्स नेकलेस दिखाता है, कहते कि जब तुम ये पहनोगे तो तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओगी। डेजा पूछती कि आखिरकार ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, इतना सा तोहफा ना दे सकूं तो मेरा प्यार का मतलब क्या ही होगा। ब्लेड डेजा को कह रहा होता है कि मिस आपको ये पहनने की जरूरत नहीं है और आप इसकी बात मत मानो। डेजा ब्लेड को शांत कर देती है और कहती है मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। टैरन वहाँ से ये बोल के चला जाता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास सोचने का टाइम हो। डेजा अकेले में सोच रही होती क्या मेरे पास अब यही रास्ता बच चुका है अपने प्रॉमिस को निभाने का। लेकिन तभी ब्लेड गेट खोल के अंदर आ जाता है और कहता है कि मिस आपको ये बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग आपके साथ हैं और वक्त आने पे हम सब लोग आपके लिए जान भी दे सकते हैं। डेजा कहते कि यही प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती कि वॉर हो और मेरे लोग मारे जाएं। मुझे लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड बनने के लायक नहीं हूँ। पर मगर ब्लेड वहाँ से जाते हुए कहता है आप जो चाहे वो कह लो, पर मगर मैं हार नहीं मानने वाला। डेजा सेत्सु को याद करती और कहती कि तुमने कहा था कि मेरे ऊपर ब्लैक अच्छा लगता है, क्या तुम मेरे को मेरी शादी के जोड़े में देख पाओगे जब मैं सफेद पहनूंगी। दूसरी ओर टैरन अपनी गाड़ी से कहीं पे जा रहा था और वो एक पर्सन को कहता है डेजा को कन्विंस करना बच्चों का खेल था, अब जो डीमन किंगडम है वो तुम्हारा होगा और जो डीमन लॉर्ड है वो मेरी होगी। टैरन कहता है कि तुम जो तुम्हारे एक्सपेंसिव मैजिक सोल्जर हैं उन्हें वापस बुला सकते हो। वो पर्सन कहते हैं कि नहीं, अभी जो मेरे लॉर्ड है उन्हें शांति नहीं मिली है, वो और खून खराबा देखना चाहते हैं। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और जो डीमन लॉर्ड थी उनकी आज शादी होती है। चर्च में टैरन कह रहा होता है कि आज से डीमन किंगडम और जो मेरी टैरन ट्रेडिंग कंपनी है वो दोनों एक होने जा रही हैं, जिससे कि ये वॉर खत्म हो जाएगी। मास्टर और नौकर का रिश्ता इस दुनिया में अमन लेके आएगा और जो तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड है यानी कि मैं, उसे पूरी तरीके से इज्जत देना। अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए डेजा तैयार हो जाती है उस नेकलेस को पहनने के लिए और जैसे ही टैरन उसे नेकलेस पहनाने वाला होता है डेजा अपने मन में कहती है कि मैं चाहती थी कि सेत्सु में एक आखिरी बार तुम्हारी शक्ल को देखूं। लेकिन तभी हमारा सेत्सु गिलास तोड़कर चर्च के अंदर घुस जाता है। पूरे चर्च में एकदम से भगदड़ मच चुकी होती है, उन्हें लगता है कि अटैक हो गया। सेत्सु डेजा को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ प्रिंसेस। और सेत्सु को देखने के बाद डेजा की आंखें नम हो जाती हैं। टैरन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मुझे बचाओ इस पर्सन से, लेकिन जो उसकी कीमती और महंगे सोल्जर्स होते हैं वो लीविया के सामने एक सेकंड भी नहीं टिकते। लेकिन तभी अचानक से वो मिस्टीरियस पर्सन आता है, उसने लीविया की परछाई को हवा में पकड़ लिया था और अपने टेंटिकल से लीविया को मारने वाला होता है। उससे पहले बीच में हमारा सेत्सु कूद पड़ता है जिसने कि लीविया को बचा लिया होता है और एक ही मुक्का मार के उस पर्सन को भी ढेर कर देता है और कहता है जो भी प्रिंसेस की आंखों में आंसू लेके आया है वो सामने आओ। वो पर्सन हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है ये खबर तो मुझे मास्टर को देनी होगी, जो खोया हुआ हीरो है वापस आ गया। ऐसा कहने के बाद वो सेत्सु के ऊपर अटैक करता है, पर मगर सेत्सु उसके टेंटिकल्स को ही पकड़ लेता है और सेत्सु उसकी कमर में एक जोरदार लात मारता है और वो नीचे ढेर हो जाता है। उसे भी पता होता है कि वो इस समय एक हीरो को नहीं हरा पाएगा। पर मगर मैं यहाँ से भाग तो सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपने पीछे की दीवार को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। सेत्सु भी उसका चाह के पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी दूर निकल चुका होता है और जो डेजा होती है वो सेत्सु के पास भाग कर आती है और उसे पीछे से हक करते हुए कहती है आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार करा, मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस करा। और भाई मोमेंट तो ऐसा बन चुका था कि मुझे लगा कि डेजा माए सेत्सु को किसी कर लेगी। लीविया कहती कि अगर तुम दोनों का हो चुका है तो इधर आके इन कर्स वाले सोल्जर्स को देखो, दरअसल ये कर्स से बन रखे थे पूरे। सेत्सु कहता है कि अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि इसके पीछे कोई और नहीं हमारा तोमा है। डेजा कहती कि अगर ये सब तोमा ने करा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी उससे फाइट करने में, और वैसे भी उस तोमा को कीमत चुकानी होगी मुझे पहनने में मजबूर करने पर। सेत्सु बताता है कि मैं यहाँ से रेगुलर जाऊंगा, दरअसल किंग ऑफ बीस्ट की धरती होती है, लेकिन जो डीमन किंग है वो सेत्सु के साथ नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे रह के उन्हें अपनी गद्दी को भी संभालना था। डेजा कहती कि तुम्हें पता है ना ये बहुत
बहुत जल्दी हो रहा है। सेत्सु कहते हैं कि हाँ, पर मगर हमें अपने अपने प्रॉमिस को निभाना है तो हमें ये करना होगा। लिविया कहती है क्या हमें अभी निकलना होगा? अरे यार मैंने पूरी रात लड़ाई करी है, कम से कम मुझे थोड़ा तो आराम दो। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लेड और रूरी आ जाती है। जो ब्लेड होता है महल की ऐसी हालत देखने के बाद वो तो बेचारा काफी परेशान हो चुका था। रूरी वही ब्रोच वाला बक्सा उसे देते हुए कहती कि सेत्सु ये आपको नहीं देना चाहिए। और सेत्सु दूसरी बार डाजा को सेम ब्रोच गिफ्ट करता है। डाजा की आंखें नम हो जाती है। हमारा सेत्सु उसे अपने हाथों से वो ब्रोच पहनाता है। दूसरी ओर डीमन किंगडम को रिपेयर करने का काम शुरू हो चुका था। टैरेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है डीमन लॉर्ड पर धोखाधड़ी करने के लिए और अपने देश को झूठ बोलने के लिए। हमारा सेत्सु निकल रहा होता है। डाजा कहती कि मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ करना, क्योंकि अभी कोई चाहिए जो कि गद्दी पे बैठ सके। रूरी कहती कि बड़े भाई मैं भी आपके साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे को यहाँ पे दुकान खोलने की परमिशन मिल चुकी है और खुद की दुकान खोलना हमेशा से मेरा एक सपना था। ब्लेड भी कहते हैं कि तुम रूडी की चिंता मत करना, उसका ख्याल मैं रखूंगा और कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे साथ साथ मेरी पूरी की पूरी प्रजाति तुम्हारी मदद करेगी और ये मेरा वादा है। सेत्सु ब्लेड का शुक्रिया अदा करता है और अब वो वहाँ से निकल चुका था। अब हमें एक और पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूही की मुलाकात पहली बार हमारे यूकी से हुई होती है। यूकी यूही के लिए काफी अनफ्रेंडली दोस्त था जिसके मुंह पे कभी स्माइल नहीं आती थी, पर मगर दोनों का घर अगल बगल में होने के कारण दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे, जिस कारण से यूही यूकी का असल चेहरा देख पाए कि वो काफी ज्यादा केयरिंग पर्सन है। कुछ सालों बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं और अपने घर की तरफ आ रहे थे, यूही यूकी से कहती क्या तुम मेरे साथ सेम हाई स्कूल जाना चाहोगे या फिर कहीं और, पर मगर वो ये कह के आके निकल जाती है मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाने के बाद यूही एक और बार पूछती कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। यूकी कहता है कि अगर तुम अपने ऊपर बर्डन ना लो तो तुम्हें आसान स्कूल में जाना चाहिए क्योंकि यूही पढ़ने में एवरेज होती है और यूकी काफी ज्यादा एक्सेलेंट। इस वजह से वो उसे बता रहा होता है कि वो बस अपने ऊपर बर्डन ना ले। बेचारे यूही को ये नहीं सुनना था और यूकी अपने मन में कहता है क्या मैंने उसे कुछ गलत कह दिया। उसके अगले दिन से यूही ने पढ़ना काफी ज्यादा शुरू कर दिया। वो अपने ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लग गई ताकि उसके स्कोर अच्छे आ सके, लेकिन उसके मार्क्स एवरेज से थोड़े ज्यादा आने लगे, उसके अलावा कुछ और नहीं। जब वो घर जा रही थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ते हुए कहते हैं तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, और वो भी समझ जाते कि उसके मार्क्स कम आए। वो पर्सन कहते कि अपने ऊपर फोर्स मत डालो, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे तो छोड़ दो, तुम्हें तो हम तीनों के साथ एंजॉय करना चाहिए, तुम उससे कुछ पैसे भी कमा लोगी और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। जहाँ तुम कहोगी हम तुम्हें वहाँ पर मसाज करेंगे क्योंकि हम काफी ज्यादा एक्सपर्ट है इस काम में। गाइस अब तक तुम समझ चुके होंगे कि यूही से कहना क्या चाह रहे हैं, पर मगर तभी वहाँ पे हमारा यूकी आ जाता है और कहते हैं कि ये लड़की मेरे साथ है। वो पर्सन कुछ नहीं कहते, उन्हें लगता है कि जो यूकी है वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से वहाँ से निकल पड़ते हैं। यूकी यूही को समझाता है कि दरअसल वो पर्सन पूरी तरीके से गलत नहीं कह रहे थे, अपने ऊपर इतना फोर्स मत डालो। यूही मायूस हो चुकी होती है और शांत भी, लेकिन थोड़ी देर बाद यूही कहती है कि अगर भले ही दूसरों को लगे कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ सेम हाई स्कूल जाना चाहती हूँ। यूकी उसकी डेडिकेशन को देखने के बाद कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगा, लेकिन याद रखना ये आसान नहीं होगा, तुम काफी चिल्लाओगी और तुम्हें दर्द होगा, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भाई पढ़ाई करानी है कुछ और नहीं, ये क्या बातें बोल रहा है लड़का। यूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती कि हमेशा मैं यूकी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कहानी प्रेजेंट में डेस्टिनिया में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अब बाकी स्टूडेंट भी धीरे धीरे करके मैजिक यूज करने लग जाते हैं, पर मगर हमारी यूही अलग ही लेवल पर होती है। एल्का भी यूही की तारीफ कर रही थी, लेकिन ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद यूही उनके पास भागते हुए आती है और कहती है क्या आप यूकी के फ्रेंड हो। एल्का हाँ करती है। यूही उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उससे भी स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो हमारे यूकी के बगल में खड़ी हो सके। यूही की बात मान जाने के बाद एल्का उसे एक जगह पे लेके आती है और कहती कि जहाँ तक तुम अपने आसपास देखोगे तुम्हें शांति मिलेगी। ये शांति को क्रिएट कराया हमारे सेत्सु ने और आज भी इस वर्ल्ड में वो लड़ाई कर रहा है कहीं ना कहीं ताकि इस शांति को बनाए रख सके। यूही कहती है कि मैं यूकी के बगल में खड़ा होना चाहती हूँ ताकि मैं उसके कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं ताकतवर होना चाहती हूँ। एल्का कहती कि तुम्हारी बात को मैं नजरअंदाज नहीं करने वाली और उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाता है। एल्का आइस मैजिक का यूज करती है, पर मगर यूही फायर फ्लेम से उसके हमले को बेकार कर देती है। एल्का यूही के अंदर पोटेंशियल देख पा रही होती है और वो कहती कि तुमने पहले से काफी ज्यादा मेहनत करी है, तुम बाकी लड़कों से और लड़कियों से अलग हो जो कि दूसरी दुनिया से आ रखे हैं, पर मगर अभी भी सेत्सु के बगल में खड़े होने के लिए तुम पे काफी ज्यादा कमियां हैं, तुम्हें उसे दूर करना होगा। यूही इस बात को मान जाती है और जो एल्का होती है उसको एक रिवर टनल में लेके आ जाती है और वो बताती कि दरअसल हम इसे अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज करा करते हैं। यूही को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार एल्का क्या बोलना चाह रही है।
एल्का कहती है थोड़ा वेट करो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तभी सीवर के पानी को फाड़ते हुए एक मगरमच्छ निकलता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। एल्का बताती कि तुम्हें इसे मारना होगा, पर मगर यूही डर रही होती उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि डरना इंसान की नेचर में होता है। एल्का कहती कि पीछे मत आओ, आगे जाके उससे फाइट करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। एल्का की बात सुनने के बाद यूही के अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाता है और हमारी यूही उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार फायर अटैक कर देती है। यूही को लगता है कि वो जीत जाएगी, पर मगर तभी एल्का की वो शक्ल पे देखती जहाँ उसे पता चल जाता है ये इतना आसान नहीं होने वाला। तभी वो क्रोकोडाइल फायर अटैक को अपने ऊपर से हटाकर यूही के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर यूही एक फायर बॉल का यूज करके उसे अपने से दूर कर देती है। इस बार यूही को लगता है कि वो सच में खत्म हो गया होगा, पर मगर वो क्रोकोडाइल अभी भी हिल रहा था। एल्का कहती कि उसे जाके खत्म कर दो, तुम्हारा मैजिक इक्वल है मेरे मैजिक के बराबर, लेकिन अगर ये जंग है तो अपने दुश्मन को खत्म करो वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। अगर तुम अपने करीबी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें लड़ना होगा, नहीं तो वो जो डीमन है तुम्हारे करीबी को खत्म कर देगा। एल्का उस मॉन्स्टर को मार देती और जाते हुए कहती कि इसी चीज की तुम्हारे अंदर कमी है, और यूही अपने घुटनों पे आ चुकी थी। अगले दिन जो थिया होती है वो यूही से मिलने आई होती है और उसकी चोट को वो हील भी कर देती है, और वो कहती कि एल्का बेवकूफ है जो कि तुम्हें इतनी जल्दी असल लड़ाई में लेके चली गई। यूही कहती कि नहीं, मैंने उन्हें कहा था मुझे ले जाने को। तभी एल्का बताती है यूही को कि तुम हमसे अलग नहीं लगती, इसी वजह से शायद वो तुम्हें हमारी तरह ट्रीट कर रही थी। सेत्सु भी तुम्हें सेम ट्रीट करता है जैसे कि वो हमें ट्रीट करा करता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि सेत्सु के आसपास रहना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है? यूही स्माइल करती है और कहती कि सेत्सु ने पूरी जिंदगी भर मेरी मदद करी है, तो अब ये मेरा फर्ज बनता है कि उसकी मदद मैं करूं। बाहर से एल्का भी उन दोनों की बातें सुन रही होती है और शायद थिया को उसने ही यहाँ पे भेजा था। जब थिया बाहर आती है एल्का कहती कि मैं चाहती हूँ कि यूही हमारे आसपास ना रहे, क्योंकि अगर वो हमारे आसपास रही तो उसके ऊपर भी मुसीबत आती रहेगी। मुझे पता है कि वो लड़की काफी ज्यादा काबिल है और जंग में वो खुद को संभाल भी सकती है, पर मगर फिर भी थिया एल्का को समझाती है कि उसे अपना फैसला लेने दो, वो फैसला उसका होगा। शाम को ग्लेन अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने रूम में जा रहा था, पर मगर उसके सामने यूही खड़ी दिखाई दे जाती है। वो उसके पास जाता है और यूही उससे पूछती कि मिस्टर ग्लेन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? ग्लेन हाँ करता है। आपको क्या मोटिवेट करता है? दरअसल मैं एक सोल्जर हूँ और मैं किसी को मुसीबत में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। ये मेरा काम है कि मैं दूसरों की मदद करूँ। दरअसल यूही तुम्हें खुद के डिटर्मिनेशन को खुद ढूंढना होगा। यूही काफी देर तक खुद से सवाल करती रहती है अकेले खड़ा होकर और कहती है क्या मैं सच में लड़ना चाहती हूँ या फिर कुछ और। आखिरकार उसे खुद का जवाब मिल चुका होता है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान वो एक काफी ताकतवर हमला करती है और लिटरली वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। सबके होश उड़ चुके थे और यूही एल्का को अपने साथ उसी टनल में लेके आई होती है। एल्का पूछती है तुम्हें मोटिवेशन मिल चुकी है कि तुम्हें किस लिए फाइट करना है? यूही कुछ नहीं बोलती और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाते कि वहाँ पे दूसरा मगरमच्छ आ चुका होता है। यूही कहती कि मेरी डिटर्मिनेशन को देखो और उस मगरमच्छ के ऊपर एक बहुत बड़ा फायर अटैक कर देती है। वो मॉन्स्टर जलने लग चुका था। एल्का कहती कि मेरे को तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारी डिटर्मिनेशन मिल चुकी है। ये कहती कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वो मॉन्स्टर जिंदा है और हमें दिखाया जाता है कि वो सांसें ले रहा होता है। इस हालत में होता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता। यूही कहती कि मेरी डिटर्मिनेशन ये है कि मैं किसी को जान से नहीं मारूंगी। एल्का कहती है कि तुम अभी सेत्सु की तरह बोल रही हो जैसे कि वो बोला करता है, पर मगर जो तुमने मुझे ये कहा इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर होना होगा, क्योंकि बिना किसी को मारे जंग में जीत जाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो दिन आ चुका होता है जहाँ पे हीरोज की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और कल वो लोग डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाएंगे डीमंस के ऊपर हमला करने के लिए। दूसरी ओर सेत्सु और लेविया बीस्टमैन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहे थे, पर मगर सेत्सु कहते कि लेविया कब तक तुम ऐसी पड़ी रहोगी और खाती रहोगी? लेविया कहते कि और मैं करूँ भी क्या, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम्हें शर्म आती है फिर नहीं? तुमने एक गॉड को एक बोट की तरह यूज कर रखा है। समुद्र की हर एक मछली हर एक दाना मेरे से डरती है। सेत्सु चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और कहता है लेविया क्या तुम अपने मैजिक का यूज करके हमें टेलीपोर्ट नहीं कर सकती? लेविया मना करती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और काफी हाई क्लास मैजिक भी, अभी मैं इसे नहीं कर सकती। लेकिन अचानक से गाड़ी रुक जाती है क्योंकि गाड़ी के अंदर दो और नई सवारी आ रही थी। उनमें से एक को देख के सेत्सु बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे जानता था। सेत्सु कहता है एलिसा, और एलिसा हमारे सेत्सु को देखने के बाद रोने लग जाती है। एलिसा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं सेत्सु की टॉप क्लास स्टूडेंट थी। सेत्सु कहता है क्या क्या टॉप क्लास स्टूडेंट? मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? एलिसा कहती है मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हो? आप भूल गए कि आपने मेरे को आधी रात में उठाकर मेरे को कई सारी चीजें सिखाई थी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। लेविया एकदम गुस्से में कहती कि आखिरकार ये लड़की क्या बोल रही है। लेकिन तभी एलिसा की छुट्टी
छोटी बहन कहती कि उसका ये कहने का मतलब नहीं था। एलिसा बताती कि दरअसल ये मेरी छोटी बहन एमिली है। सेसु कहते कि मेरे को तो याद नहीं कि तुम्हारी कोई छोटी बहन भी थी। एलिसा हाँ करती और कहती कि दरअसल हम दोनों सगे नहीं हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को बहन माना है और कुछ टाइम से हम साथ रह रहे हैं। वैसे मास्टर, आप इन 5 सालों में कहाँ चले गए थे? सेसु उन सभी को बताता है कि दरअसल 5 साल के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ। एलिसा कहती कि मास्टर, आपको फिर से सफर करना पड़ रहा है तोमा की वजह से, हमेशा आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? सेसु कहते कि पता नहीं, पर मगर क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? लेविया को बुरा लगता है कि उसके होने के बावजूद भी सेसु किसी और को टीम में लेना चाहता है। एलिसा बहुत ज्यादा खुश रहती है सुनने की बात, पर मगर वो कहती कि मास्टर, मैं अपनी ही प्रॉब्लम में जूझ रही हूँ, क्योंकि 5 साल पहले जब आप गायब हो गए तो मैंने मॉन्स्टर को हंट करने की जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और एक दिन मेरे को एक विलेज से रिक्वेस्ट आई जहाँ पे मेरे को एक ड्रैगन को खत्म करना था और मुझे कहा गया कि जब तक मैं ड्रैगन को नहीं मार देती मुझे एमिली के साथ रखा गया, क्योंकि दरअसल एमिली इस घर पे अकेली रहती है। उनकी बातों के बीच हमें पता चलता है दरअसल ये घर एमिली का भी नहीं होता, ये तो उसके बड़े भाई का था जिससे कि वो 2 साल पहले मिली थी। जब ड्रैगन दिखाई दिया था उसके बाद से मेरा भाई नहीं मिल रहा है। एलिसा समझ जाती कि आखिरकार क्या हुआ होगा। एमिली कहती है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब मैं अकेली रह सकती हूँ, क्योंकि पहले भी तो मैं अकेली रहा करती थी। उसकी कहानी सुनने के बाद एमिलिया कहती है, मैं सफर कर कर काफी दिनों से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ टाइम रहने दोगी जब मैं ड्रैगन को मार गिराऊंगी? तो एमिलिया कहती कि हाँ, आप यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि ये घर मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। एलिसा कहती है, और क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन कह के बुलाओगे? इससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एमिलिया बहुत ज्यादा खुश रहती है और उसे अपने गले लगा लेती है। प्रेजेंट में सेस से पूछते हैं कि तुम्हारे भाई को ड्रैगन ने मार दिया। ये सुनने के बाद एमिली का चेहरा उतर जाता है, पर मगर यहाँ पे एलिसा कहती कि मुझे नहीं लगता कि उसका भाई मारा गया, क्योंकि जब भी ड्रैगन का हमला हुआ न ही कोई टूट फूट के निशान दिखे, न ही किसी इंसान की बॉडी पार्ट्स। अब कहानी वापस से पास्ट में जाती है। जब एलिसा ड्रैगन को पकड़ने की तैयारी कर रही थी उसके पास एमिलिया आती है और पूछती कि आप क्या कर रहे हो? एलिसा बताती कि आज मैं उस ड्रैगन को पकड़ लूंगी और अपने हाथों से बहुत कूटूंगी, लेकिन एमिली नहीं चाहती होती कि एलिसा अपने ऊपर खतरा उठाए और उसे चोट लग जाए। एलिसा कहती कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। एमिली कहती कि बड़ी बहन अपना ध्यान रखना, वैसे मैं आपके लिए तितली लेकर आई थी। और जैसे ही वो अपने हाथ को खोलती तितली उड़ जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे ड्रैगन आ चुका होता है जहाँ पर एलिसा ने उसे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था और तुरंत ही वो ड्रैगन पीछे की तरफ पूरी स्पीड से भागने लग जाता है, लेकिन एलिसा उसका पीछा कर रही होती है और वो कहती कि आज ही मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। लेकिन अचानक ड्रैगन कहीं मानो गायब सा हो गया हो, वो उसे चारों तरफ कहीं नहीं दिख रहा था और जब वो वापस विलेज में लौटी सारे गांव वाले गायब हो जाते हैं। तब तक एलिसा को एमिलिया की बहुत ज्यादा चिंता होती है जब वो उसके पास भाग के जाती है और हमें दिखाया जाती किसी तरीके से एमिलिया बच चुकी थी और वो अपने घर के कोने में बैठ के रो रही होती है। एलिसा बताती कि अब वापस मैं शहर जा रही हूँ ताकि मैं एमिलिया को किसी के पास छोड़ सकूं जो कि उसका ख्याल रख सके। इन दोनों की कहानी सुनने के बाद लिविया और हमारे सेसु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमें जो ये हमला है आम नहीं लगता, शायद इसके पीछे किसी का हाथ हो, पर मगर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो लिविया को मिसेस सेसु कहती है। लिविया कुछ खाना खा रही थी और ये सुनने के बाद वो उसके गले में अटक जाता है, लेकिन अब वो सीरियस होती है और वो कहती कि मेरे को लगता है कि इन सभी के पीछे ज़ॉम्बीज़ का हाथ होगा। सेसु कहते हैं कि तुम पागल हो, जो ज़ॉम्बी होते हैं वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं ना कि गायब हो जाते हैं। लिविया कहती कि मेरी भावनाओं को समझो, ये नए तरीके के ज़ॉम्बी होंगे जो कि हवा में गायब हो सकते हो और उड़ सकते हो। लेकिन सेसु उसके सर पे एक टपली बजाता है और कहते कि अब सीरियस हो जाओ। लिविया कहते कि ठीक है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है जलपरियों के बारे में जो कि अपने गानों से लोगों को आकर्षित कर लेती है? सेसु कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, विलेज माउंटेन्स के बीच में है और यहाँ पे कहीं भी पानी का स्रोत नहीं है जहाँ से जलपरी आ सके। लिविया हार माना नहीं चाह रही थी, वो कहती कि शायद मरमेड माउंटेन में रहती हो और शायद उन्हें यहाँ का खाना पसंद हो। तभी एमिली कहती कि जो सी मॉन्स्टर होते हैं उनकी अलग ही स्मेल होती है। एमिलिया तुरंत माफी मांगती और कहती है मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं लिविया को पॉइंट कर रही हूँ। सेसु कुछ अजीब नोटिस करता है, पर मगर तुरंत ही वो कहता है कि मेरे को लगता है कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है। दरअसल जिस दुनिया से मैं आया था उसे पृथ्वी कहा जाता था और वहाँ पे हर कोई एलियन के बारे में जानता होता है। ये दरअसल चांद से आते हैं जो कि इंसानों को किडनैप करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। लिविया उसके सर पे जोर से मारती और कहती कि इस बात को सीरियसली लो बेवकूफ, बेचारे हमारे लड़की का मुंह
उतर चुका होता है। पर मगर तभी वो कहता है मुझे लगता है कि जो वो ड्रैगन है वो लीविया की तरह होगा, जो कि इंसानों के बीच में अपना रूप बदल के रह रहा हो। सेत्सु लीविया से पूछता क्या तुम ऐसा कर सकती हो? लीविया कहती क्या पूरे विलेज को गायब करना बिना किसी क्लू को छोड़े? मैं ना तो ये कर सकती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। और एलिसा काफी ज्यादा हैरान होती है सुनने के बाद कि जो लीविया है एक ड्रैगन है। लेविया चिढ़ते हुए कहती कि मैं ड्रैगन नहीं हूँ, ड्रैगन से मेरी तुलना मत करो, मैं तो सी गॉड हूँ और समुद्र की रानी भी। तभी उनकी गाड़ी रुक जाती क्योंकि तेज बहाव के कारण आगे का रास्ता बंद हो चुका होता है। सेत्सु पूछता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है आखिरकार वो ड्रैगन बार बार विलेज के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। लीविया कहती कि मेरे पास इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि पहला ड्रैगन बहुत ज्यादा भूखा होगा और गांव वालों को अपना आसान शिकार समझ के उनके ऊपर हमला करता होगा, या फिर दूसरा को वहाँ से काफी हाई लेवल मैजिक फील हो रहा होगा, क्योंकि दरअसल जो मैजिक पावर होता है वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर विलेज के ऊपर कोई हाई लेवल का स्पेल यूज कर रहा है तो अगर इस चीज को मान लिया जाए तो मुझे ये बताओ कि इंसान गायब क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानों को कहीं और भेजा जा रहा है? शायद लोग अटैक होने के बाद नहीं पर मैं अटैक होने से पहले गायब हो रहे हैं और जिस मैजिक पावर का यूज करा जा रहा हो उससे ड्रैगन बाद में अट्रैक्ट हो जाता है। एलिसा कहती कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैजिक को यूज करने वाला भी कोई ना कोई तो जरूर होगा। सेत्सु कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रही थी जिसने किस मैजिक को यूज करा है। टेलीपोर्टेशन मैजिक को तैयार करने के लिए लगभग अगर मैं बोलूँ तो 1 साल का टाइम लगता है और शायद उस विलेज में कोई था जो कि 2 साल पहले वहाँ पे आया और जो सारा शक होता है वो एलिसा के ऊपर आ रहा होता है क्योंकि 2 साल पहले वही विलेज में आई थी। एलिसा कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो खुद एक विक्टिम है। एमिली कहती कि एलिसा ने ठीक कहा, मुझे एलियन वाली बात पे ज्यादा भरोसा है। लेकिन सेत्सु का एक और सवाल होता है कि एमिली को कैसे पता चला जो लीविया है वो एक सी मॉन्स्टर है, क्योंकि वो द गॉड ऑफ द सी है। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में बिल्कुल भी एनर्जी को लीक होने नहीं देती। क्योंकि एलिसा को इसके बारे में नहीं पता चला तो आखिरकार एमिली को इसके बारे में कैसे पता चला? अब एमिली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है तो वो अपने अपीयरेंस को चेंज करने लग जाती है और अचानक से वो वहाँ पे धमाका करा देती है। पर मगर सेत्सु लेविया और एलिसा को बचा के बाहर लेके आ चुका था और हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन कोई और नहीं एमिलिया होती है। एलिसा कहती कि मुझे शर्म आनी चाहिए क्योंकि मैं खुद को टॉप स्टूडेंट कहती हूँ, वो भी सेत्सु मास्टर का, जबकि मैं उसका पता तक नहीं लगा पाई। लेकिन सेत्सु ड्रैगन से लड़ रहा होता है, वो कहते कुछ तो करो, यहाँ पे चुपचाप खड़ी मत रहो। तो वो दोनों एक साथ आकर एमिली को कंफ्यूज करने लग जाते हैं और इस बात का फायदा उठा के लेविया सेत्सु की तलवार को चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से सेत्सु का हमला बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एमिली को इससे बहुत ज्यादा चोट आई थी और वो भागने लग जाती है, लेकिन एलिसा ऐसा होने नहीं देती। वो उसके सर पे तलवार घुसा देती है जिससे कि एमिलिया की मौत हो जाती है। सेत्सु और लेविया बीस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेविया पूछती क्या हमने उसे अकेला छोड़ के सही करा? सेत्सु कहते कि हाँ, दरअसल एमिलिया ने ड्रैगन को खत्म करा है, वो खुद को संभाल सकती है। दूसरी ओर हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि एलिसा की याद में उसके घर आई थी और वो उसको याद कर रही होती है। पर मगर तभी गेट के पास सच में एमिलिया आ जाती है। एलिसा अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एमिलिया कहती कि मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ होगी, दरअसल मेरी और मेरी पैट की स्मेल बहुत ज्यादा अलग अलग है और तुम मुझे अपनी बड़ी बहन कहती हो। एलिसा घबराती और कहती कि जो सारे गाँव के लोग हैं आखिरकार वो कहाँ पर गए? दरअसल हमें वॉर में इकट्ठा करने के लिए मैजिक नाइट की जरूरत थी तो मैंने सारे विलेजर्स को मैजिक नाइट में कन्वर्ट कर दिया। मैं सभी मॉन्स्टर्स की रानी हूँ, मेरा नाम मेलुवर है और ये नाम किसी और ने नहीं, मेरे मास्टर तोमा ने मुझे दिया है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमी ह्यूमन कॉन्टिनेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोनिको नाम की एक बीस्ट गर्ल को हर कोई अपनी दुकानें बुला के सामान दे रहा था। कोई खाने का दे रहा होता है, कोई अलग सामान दे रहा होता है और थोड़ी आगे बढ़ जाने के बाद शिरोनिको के पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं और कहते कि प्लीज मिस हमें ट्रेन करो, हमें भी ताकतवर होना है आपकी तरह। शिरोनिको कहती कि बच्चों लड़ना अच्छी बात नहीं होती, दरअसल ये मेरा काम है, इस वजह से मुझे करना पड़ता है। शाम को किसी तरह शिरोनिको अपने घर आ चुकी होती है जहाँ पर उसकी छोटी बहन मिनाको को हमें दिखाया जाता है। दरअसल मिनाको की हमेशा तबीयत खराब रहती है, शायद इसी वजह से जो गांव वाले हैं वो शिरोनिको को इतना कुछ फ्री में दे दिया करते हैं। दूसरी ओर हमारा सेत्सु भी गांव में आ चुका था, पर मगर अभी भी डीमन किंग से मिलने के लिए उसे बहुत बड़ा पानी का हिस्सा पार करना होता है तो वो बोट के पास जाता है, लेकिन बोट का मालिक कहता है कि भी बोट जाने को तैयार नहीं है। सेत्सु कहता है कि पर मगर हमें बहुत ज्यादा अर्जेंट है, अगर आप चाहो तो आपकी कमर में बैठ के भी जा सकते हैं। वो आदमी गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मैं पागल दिखाई
देता हूँ। सेसु कहता है लेविया को शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेविया का दिमाग खराब हो चुका होता है। वो कहती कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है, क्या तुम्हारा दिमाग सटक चुका है? तुम्हें याद होगा कि मैं 3 दिन से लगातार स्विमिंग कर रही हूँ और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। सेसु कहता है कि लेविया मुझे माफ कर दो, पर मगर तुम ही एक हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि मैं अपनी प्यारी लेविया से कुछ जाती काम करवाता हूँ, इसके लिए तुम हो सके तो मुझे माफ कर दो। यहाँ पे हमारी बेचारी भोली लेविया फिसल जाती है और वो कहती कि अगर तुम मुझे कल तक सोने का वक्त दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। बोट का मालिक कहता है कि कल तक तो शिप भी रवाना हो जाएगी। ये सुनने के बाद सेसु कहता है क्या सच में? लेकिन लेविया को तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम एकदम पलट गए अपनी बातों से। दूसरी ओर हमें शिरोनिको को दिखाया जाता है जो कि उनके बगल से ही गुजर रही होती है। दरअसल वो एक होटल आई थी। वहाँ पे एक लेडी उसे एक्सपेंसिव दवाई देती है उसकी बहन के लिए। ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और काफी ज्यादा कम पाई जाती है। इन लेडी का नाम कुरो होता है और ये कहती है कि मैं ये हमेशा कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो अपनी बहन को ठीक करने के लिए इतनी मेहनत जो कर रही थी। तभी कुरो कहती कि इस बार का काम थोड़ा तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। दरअसल ये शिरोनिको के लिए जॉब्स लेके आती है। तभी कुरो उसे सेसु और हमारे लीमिया की फोटो दिखाती है, कहती कि तुम्हें इन्हें मारना होगा। शिरोनिको बहुत ज्यादा शॉक हो जाती क्योंकि उसने आज तक असैसिन की जॉब कभी नहीं करी थी। कुरो उसे समझाती कि अगर इसने जॉब को कंप्लीट कर लिया तो उसको इतना पैसा मिलेगा कि वो जिंदगी भर बैठ के खा सकती है और उसकी बहन की दवाइयों की उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी हमारा सेसु और लीमिया वहाँ पे रूम के लिए आ जाते हैं और कुरो अपना मुंह छुपाते हुए जाते हुए सेसु की शक्ल देख लेती है, लेकिन अभी वो तैयार नहीं होती जॉब करने के लिए। पर मैं घर में आ जाने के बाद अपनी बहन की तबीयत खराब होता देखती है जो कि काफी ज्यादा बीमार पड़ती जा रही थी और उसकी दवाई भी खत्म होती जा रही होती है। वो अपने मन में कहती कि पैसे तो चाहिए होंगे दवाई को लेके आने के लिए। और उसी रात जब हमारी लेविया और हमारा सेसु मस्जिद से अपने रूम में सो रहे होते हैं, शिरोनिको कुरो के पास आती है। उसने अपना मन बना लिया होता है कि वो इस जॉब को कंप्लीट करेगी, लेकिन उससे पहले वो कुरो को कहती क्या मैं तुम्हें अपनी बहन बुला सकती हूँ? दरअसल कुरो ही वो कारण है जिसकी वजह से शिरोनिको और उसकी छोटी बहन अभी तक जिंदा है। जब उसके घर वालों ने उन दोनों को अबेंडन कर दिया था तो कुरो ने इन्हें पाला और अगर अभी तक ये दोनों जिंदा है तो वो भी कुरो की वजह से। शिरोनिको कहती क्या हम तीनों साथ में रह सकते इस काम को कंप्लीट करने के बाद? कुरो बताती कि साथ में रहना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर अगर तुम जो चाहो तुम मुझे वो बुला सकती हो। शिरोनिको ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और चाबी लेके अंदर चली जाती है और वो देखती कि सेसु और लेविया अंदर सो रखे होते हैं। शिरोनिको इस बात का फायदा उठाती है, अपने नाखून को बाहर निकाल के सेसु के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वहाँ पे तो सेसु होता ही नहीं, वो उसका एक छलावा होता है। सेसु शिरोनिको के पीछे आके उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वो खिड़की तोड़ के नीचे जाके गिरती है। सेसु भी नीचे आ चुका होता है। कहता है क्या तुम्हें तोमा ने भेजा है? पर मैं शिरोनिको कुछ नहीं कहती और अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करके सेसु के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो फायरबॉल का अटैक होता है सेसु उसे अपने तलवार से खड़े कर ही काट देता है और शिरोनिको को एक थप्पड़ मार देता है जोरदार और कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो जो कि शहर के बीचों बीच एक फायरबॉल का अटैक यूज कर दिया। सेसु का एक थप्पड़ खाकर शिरोनिको बेहोश हो जाती है और सेसु जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी से कर्ज रिलीज हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है वो अपने सामने सेसु को देखती है और उसके ऊपर झपट्टा मारने को तैयार हो जाती है, लेकिन सेसु के पीछे मिनाको को देख वो रुक जाती है और मिनाको कहती कि बहन तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि रास्ते के बीच में तुम इन्हें बेहोश पड़ी मिली थी। सेसु भी शिरोनिको को चुप रहने का इशारा करता है ताकि उसकी बहन को ना पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। सेसु भी समझ चुका होता है कि आखिरकार शिरोनिको इतनी खतरनाक जॉब क्यों कर रही है अपनी बहन की दवाइयों के लिए। सेसु बताता है कि दरअसल मिनाको को कोई सी बीमारी नहीं है बल्कि उसके ऊपर कर्ज करा गया है। दरअसल मिनाको के गले में भी वही कर्ज पेंडेंट होता है और सेसु की मैजिक की वजह से वो सभी को साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। शिरोनिको सेसु के पैरों पे पड़ जाती है और कहती कि प्लीज मेरी बहन को बचा लो। सेसु शिरोनिको को शांत करता है और अपनी तलवार ग्लूटॉन को समन कर लेता है। दरअसल ग्लूटॉन एक ऐसी तलवार है जो कि किसी भी कर्ज एनर्जी को खा सकती है, पर मगर जो उसको यूज करता है और जिसके ऊपर यूज करा जाता है वो वक्त दोनों के लिए काफी दर्दनाक होता है। जब सेसु मिनाको की बॉडी से कर्ज को निकाल रहा होता है अचानक उसके ऊपर कोई कुनाई से हमला कर देता है, तो सेसु को बचाने के लिए बीच में शिरोनिको कूद पड़ती है और वो कुनाई उसके कंधे पे लग जाती है। दरअसल ये हमला कुरो ने करा होता है। कुरो कहती कि ना तो तुमने अपने मिशन को पूरा करा और ऊपर से तुम मेरे टारगेट को भी बचा रही हो। लेविया तभी अपने वाटर मैजिक का यूज करके उसे दूर फेंक देती है। दरअसल कर्ज को निकालने वाले प्रोसेस को सेसु बीच में नहीं रोक सकता, तो कुरो का सामना हमारी लिविया को करना होगा। सेसु बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि कुरो थोड़ी ताकतवर लग रही होती है। लिविया कहती कि तुमने मुझे समझ कर रखा है, तुम्हारी राइड बन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना भूल चुकी हूँ और भूलो मत तुम
तुम्हारे साथ द गॉड ऑफ द सी है। ये सुनने के बाद कुरो हैरान हो जाती कि एक मामूली से इंसान के साथ गॉड ऑफ द सी कर क्या रही है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा श्योर होती कि वो गॉड ऑफ द सी को हरा सकती है, क्योंकि लेविया अभी जमीन पर होती है तो वो अपने वाटर मैजिक का पूरा यूज नहीं कर पाएगी और वो काफी सारे क्लोन्स को बना देती है अपने पर, मगर लेविया उसके सारे क्लोन को एक ही बारी में खत्म करके रख देती है और कुरो अपने पैर की तरफ दिखती है जहाँ से पानी आ रहा होता है। वो कहती कि पानी कहाँ से आ रहा है। लेविया कहती कि बेटा जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से समुद्र शुरू हो जाता है और कुरो के पेट में वो जोरदार पानी का फटका मारती है और कुरो वहीं पे ढेर हो जाती है। लेविया कुरो के पास बढ़ते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे सच बता दिया कि तुमने हमारे ऊपर हमला क्यों करा था और किसके कहने पे किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन तभी अधमरी हालत में शिरोनिको वहाँ पे आती है और पूछती कि बहन आपने ऐसा क्यों करा, अपनी बकवास बंद करो, एक मामूली सा काम तो तुम नहीं कर पाई और तुम मुझे खुद की बहन कहती हो। लेकिन अभी तक कुरो ने लेविया के सवालों का जवाब नहीं दिया होता तो लेविया को अब गुस्सा आ चुका होता है। वो कुरो को मारने जा रही थी पर मगर कुरो कहती है तो वहाँ भगवान बनना चाहता है और वो हर एक स्पीसीज को इस दुनिया से खत्म कर देगा। इतना बताने के बाद वो एक बॉल को फोड़ के वहाँ से गायब हो जाती है। खैर तब तक जो शिरोनिको की छोटी बहन मिनाको होती है वो भी ठीक हो चुकी थी और सेत्सु ने उस नेकलेस को भी तोड़ दिया होता है। अब जब उन लोग को पता चल चुका था कि तोमा जिंदा है और इस सभी के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन ये सारी बातों के बीच में सुबह भी हो जाती है जिस कारण वो लोग तुरंत ही बीस्ट किंग के महल में निकल जाते हैं। और जब वो बोट से आगे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मिनाको और हमारी शिरोनिको दिखाई देती है। शिरोनिको कहती कि हम लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अगर तुम बीस्ट कॉन्टिनेंट जा रहे हो तो कम से कम अपने साथ एक बीस्ट मैन को तो लेके जाओ। अभी तक शिरोनिको के सर से कुरो का भूत नहीं उतरा होता। वो दरअसल अपनी बहन से मिलकर उससे बात करना चाहती कि उसने ऐसा क्यों करा। जो हमारा सेत्सु होता है उन्हें मना नहीं करता और उन लोगों को भी अपने साथ लेके जाने लग जाता है। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि सेत्सु और बीस्ट किंग की डॉटर जिनका की नाम रोवा होता है वो साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। रोवा कहती कि मैं तुम्हें कभी भी अपना मास्टर नहीं मानने वाली। सेत्सु कहते कि पर मैंने कब कहा कि मुझे मास्टर मानो। रोवा बताती कि मैं तुम्हें मास्टर तभी मानूंगी जब तुम मुझे बैटल में हरा दोगे और सेत्सु भी मजाक मजाक में हाँ कर देता है। रोवा हिम्मत करके पहला अटैक करती है। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हमें डीमन किंग की कैसल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उनके नेताओं के बीच में ही जंग छिड़ रखी होती है। कुछ कह रहे होते हैं कि ह्यूमन और डीमन की फाइट होने वाली है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करे उससे पहले हमें उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं हमें अपने लोगों को बचाना चाहिए। दूसरी ओर जो बीस्ट किंग होते हैं जिनका की नाम रेगुलस होता है उनके तो सर में दर्द होने लग चुका था उनकी बहस सुनकर। लेकिन तभी रोवा को कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा सेत्सु बीस्ट कॉन्टिनेंट पहुंच चुका था, मगर बीस्ट किंग के खास होने के बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता और उन गेट कीपर ने शिरोनिको को और मिनोको को भी डांटा होता है। शिरोनिको बेचारी को लगता था कि वो बीस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होगी पर मगर यहाँ पे आने के बाद बेचारी को शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। हर रोज की नई नई परेशानी देख सेत्सु के तो सर में दर्द होने लग जाता है पर मगर जब वो ऊपर की तरफ दिखता है कि बीस्ट किंग की बेटी यानी कि रोवा ऊपर से कूदते हुए आ रही होती है वो साइड हो जाता है और रोवा सीधा अपने गार्ड्स के ऊपर आके गिरती है। रोवा कहती कि मास्टर भले ही आपका अपीयरेंस चेंज हो चुका हो पर मगर मैं आपकी मैजिक एनर्जी को आराम से जान सकती हूँ। रोवा को यहाँ पे देखने के बाद शिरोनिको और मिनोको बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे रोवा सेत्सु से चिपकने के बहाने उसके ऊपर एक ब्लाइंड अटैक करने वाली थी पर मगर सेत्सु को उसके बारे में पहले से पता होता है तो वो रोवा को उठा के पटक देता है। रोवा कहती कि मैं अपने होने वाले मास्टर से यही उम्मीद रखती हूँ, मैं उनमें कोई भी कमी नहीं चाहती। सेत्सु कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बनने वाला। अब रोवा सेत्सु से चिपक के चल रही होती और कहती कि मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी जब मैंने सुना कि आप गायब हो चुके हो। ये सुनने के बाद सेत्सु रोवा को सहलाता है। शिरोनिको और जो मिनाको होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है क्योंकि वो भी चाहते थे कि सेत्सु उन्हें भी सहलाए। लेविया कहती कि 5 साल बीत चुके हैं पर मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। लेकिन तभी जो बीस्ट किंग रेगुलस होते हैं वो सेत्सु को देखने के बाद उसके ऊपर भी कूद पड़ते हैं लेकिन सेत्सु उन्हें भी पटक देता है। रेगुलस कहते हैं कि मेरे को अपने पुराने दोस्त से यही उम्मीद थी और सेत्सु जब अंदर की तरफ देखता है सारे मंत्री जमीन में धूल चाट रहे होते हैं। दरअसल ये रेगुलस नहीं करा था। सेत्सु की वापस आ जाने की खुशी में बीस्ट किंग कहते हैं कि हम यहाँ पे एक पार्टी रखते हैं पर मगर सेत्सु कहता है कि दरअसल ये पार्टी का टाइम नहीं है। रेगुलस भी समझ चुका होता है कि सेत्सु परेशान है डीमन और ह्यूमंस की फाइट को लेकर। सेत्सु बताता है कि दरअसल तोमा वापस आ चुका है और वो सभी को खत्म करना चाहता है। बीस्ट किंग ये सुनने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेत्सु रेगुलस को कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी कंट्री को छोड़कर जाओ क्योंकि जो तोमा है वो कुछ भी कर सकता
सकता है तुम्हारे जाने के बाद। रोवा कहती कि तो मैं अपने फादर की तरफ से तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी। बीस्ट किंग भी इसके लिए हाँ कर देते हैं और बताते हैं कि दरअसल मेरी ताकत की बराबरी मेरी बेटी के अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो ये काफी ज्यादा अच्छा सुझाव होगा। पर मगर तभी वहाँ पर आर्मी कमांडर र्यूगा आ चुका होता है और कहता है कि इंसान और डीमन की फाइट में हम किसी का भी साथ नहीं देंगे क्योंकि वो दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। तभी र्यूगा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं आर्मी कमांडर र्यूगा हूँ और रोवा का हस्बैंड भी, लेकिन रोवा मना कर देती है सीधा। बीस्ट किंग कहते हैं कि सेत्सु हमारा साथी था, हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये अभी भी हमारा साथी है क्योंकि 5 साल पहले तो ये गायब हो चुका था। र्यूगा की बात से वहाँ के लोग और मंत्री सहमत होते हैं, लेकिन रोवा सेत्सु का साथ देती है। इसको लेकर र्यूगा और रोवा के बीच लड़ाई होने लग जाती है और वो लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी थी कि र्यूगा हमारे सेत्सु को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है और बीस्ट किंग इसकी मंजूरी भी दे देते हैं और कहते हैं कि जो इस फाइट को जीता उसको बीस्ट किंग आर्मी का सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ रोवा के साथ शादी करने का मौका भी। सेत्सु कहता है कि 1 मिनट, रोवा बीच में कहाँ से आ गई? र्यूगा कहते हुए चाहता है सेत्सु को कि डुएल कल होगा और अपने आप को तैयार कर लेना मेरे मुक्के खाने के लिए। र्यूगलस यहाँ पे हमारे सेत्सु को कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। दरअसल जो बीस्ट मैन होते हैं उन्हें समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कल के डुएल को तुम जीत गए तो तुमको बीस्टमैन आर्मी का सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ रोवा के साथ शादी करने का मौका भी। तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई। पर मगर तभी रोवा कहती कि सेत्सु सिर्फ मेरे मास्टर है और मैं चाहती हूँ र्यूगा भी इस बात को समझ जाए। दूसरी ओर जो शिरोनिको और मिनोको होते हैं वो सेत्सु को देखते हुए विश कर रहे थे, हम चाहते कि रोवा की तरह हमें भी सेत्सु के बगल में एक जगह मिल जाए। रात को रोवा र्यूगा के पास आते हुए समझाती कि वो कभी भी सेत्सु को नहीं हरा सकता, उसका पावर लेवल अलग ही लेवल पर है। र्यूगा कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन एक मर्द होने के नाते और ऊपर से बीस्टमैन होने के नाते जो मैंने कहे वे मेरे वचन है उन्हें मैं पीछे नहीं ले सकता। लेकिन एक तरफ मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा क्योंकि घने जंगलों के अंदर एक बाबा थे जिन्होंने की मेरे कंधे पर एक कर्स मार्क को छोड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बीस्ट किंग इसके बारे में क्या कहेंगे, पर मगर रोवा को बचाने के लिए वो हर एक हद को पार कर सकता है और हमारी रोवा भी र्यूगा को समझाने में नाकाम होती है। अगले दिन ड्यूवल का दिन आ चुका होता है, सारे बीस्टमैन से स्टेडियम पूरा भर रखा था। रोवा कहती है कि उन्हें हरा देना मेरे फ्यूचर मास्टर और ये सुनकर र्यूगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। दूसरी ओर बीस्ट किंग डुएल को शुरू करते हुए नियमों को बता देते हैं कि दरअसल एक जना ना लड़ पाया डुएल वहीं पे खत्म हो जाएगा और दूसरा पर्सन जीत जाएगा। उनकी लड़ाई शुरू होती है। जो हमारा र्यूगा होता है वो सेत्सु के ऊपर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन एक भी हमला सेत्सु को नहीं छू पा रहा होता। सेत्सु कहता है कि अपनी पूरी ताकत का यूज करो, जो तुम्हारे ये मामूली हमले हैं ये मुझे नहीं छू पाएंगे। र्यूगा सेत्सु की बात मानते हुए अपने सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। रोवा सेत्सु को वार्न करती कि र्यूगा से बच के रहना, ये उसकी काफी ज्यादा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो अपनी बात को खत्म कर पाती उससे पहले ही सेत्सु र्यूगा की पूंछ को उठा के उसे जोर से जमीन में पटक देता है और उसका शॉक वेव इतना ज्यादा होता है कि ऑडियंस में बैठे हुए लोग भी नीचे गिर जाते हैं और सभी लोग सेत्सु की पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब तक जो लोग र्यूगा को चीयर कर रहे होते हैं अब वो सेत्सु को चीयर करने लग जाते हैं। रोवा भी जोर जोर से सेत्सु की तारीफ करते हुए कहती कि ये मेरे मास्टर हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर हैं। सेत्सु र्यूगा को बताता है कि दरअसल मैं रोवा के साथ शादी नहीं करने वाला, बस मैं कुछ टाइम के लिए उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन र्यूगा को ये स्वीकार नहीं होता, वो वापस से खड़ा हो चुका था। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कहता है क्या मैं सेत्सु के इस लायक भी नहीं कि वो मुझे हरा सके। अचानक से वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है और र्यूगा को किसी और की आवाज आती है। ओह अच्छा, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत भर रखी है। कहानी एक और बार पास्ट में जाती है जब सेत्सु और रोवा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पीछे खड़ा हुआ र्यूगा उन्हें हमेशा देखा करता था, पर मगर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि रोवा सिर्फ सेत्सु को मानती है। उसे सेत्सु से बहुत ज्यादा जलन होती थी और ये याद करने के बाद प्रेजेंट में उसकी ताकत बेइंतहान बढ़ने लग जाती है। तुरंत ही र्यूगा की बॉडी से एनर्जी का काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल जो उसके कंधे पे मार्क है वो किसी और का नहीं तोमा का होता है और तुरंत ही वो सेत्सु के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है। सेत्सु भी इस हमले को नहीं झेल पाता और पीछे दीवार में जा लगता है। स्टेडियम के अंदर भगदड़ मच चुकी होती है जहाँ पर लीविया सेत्सु को उसके तलवार पकड़ा देती है। दरअसल अब ये लड़ाई आम लड़ाई नहीं रह गई थी। दरअसल इतनी ताकत र्यूगा का शरीर भी नहीं संभाल पा रहा होता, उसका शरीर जगह जगह से फट रहा होता है और वहाँ से खून निकल रहा था। इसके बावजूद वो रुकने को तैयार नहीं होता। जैसे ही वो सेत्सु के पास भागते हुए आता है सेत्सु उसके एक हाथ को काट डालता है, लेकिन अब र्यूगा के पास रीजनरेशन की पावर आ चुकी थी तो तुरंत ही वो अपने हाथ को हील कर देता है। रोवा र्यूगा
को रोकने की कोशिश करती है, पर मगर ryuga की बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। वो रोवा के ऊपर ही अटैक करने वाला था, पर मगर सेत्सु उसे बचा लेता है। सेत्सु ryuga को मारना नहीं चाह रहा होता, पर मगर तोमा का कर्ज उसे पागल बनाया जा रहा था। सेत्सु बताता है कि मैं इसे बचा सकता हूँ, पर मगर उस दौरान मेरी बॉडी किसी भी काम करने के लायक नहीं बचेगी। रोवा सेत्सु को कहती कि आप चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और सेत्सु को रोवा के ऊपर पूरा भरोसा होता है, तो वो अपने गुल्टॉन को समन करने लग जाता है। लेकिन गुल्टॉन के आने से पहले उनके आसपास का मौसम चेंज हो चुका था और एक आवाज आती है, अपने मैजिक को यूज मत करो क्योंकि तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा कीमती है। और हमें दिखाया जाता है दरअसल ये कोई और नहीं तोमा होता है। दरअसल ryuga का सर फट चुका था और उसके अंदर से तोमा बाहर निकलता और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा सेत्सु, क्या तुमने मुझे मिस नहीं करा? तोमा को देख सेत्सु उसका बहुत जोर से नाम पुकारता है। तोमा कहता है अरे इतना जोर से मत चिल्लाओ, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा मैजिक खर्च ना हो जाए, ऊपर से तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। सेत्सु मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे इस तरह मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन था कि हम दोनों की मुलाकात जरूर होगी और तुमको सलामत देख मेरे को दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रोवा चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम वही हो जिसने कि ryuga को इस सब में फंसाया? सेत्सु और तोमा की बातों के बीच में रोवा का बोलना तोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एक अजीब से स्माइल करता और कहता है लड़की मेरी और सेत्सु के बीच में मत बोलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन सेत्सु रोवा के सामने आ चुका होता है। तोमा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर मगर तभी वो कहता है कि मैं ही हूँ जो कि सेत्सु को खुश कर सकता है और मैं उसे खुश करूंगा भी। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा जिनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, फिर वो और सेत्सु भगवान की तरह इस दुनिया पे राज करेंगी और एक शांति की जिंदगी जिएंगे। सेत्सु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और जिस रिलेशनशिप के तुम अपने दिमाग में ख्याल पका रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। तोमा को ये सुन के बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं दुनिया से सभी औरतें और बच्चों को मिटा दूंगा ताकि मैं तुम्हारा एक लौता टाइप बच जाऊं। जिसकी बाद वो सेत्सु को आई लव यू बोलता है वहाँ से गायब हो जाता है। तोमा के गायब होते ही ryuga की मौत हो जाती है, पर मगर ये वक्त इमोशनल होने का नहीं होता। सेत्सु बीस्ट किंग के पास जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारी आर्मी को लेकर डिमोनिक कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ। अब कहानी वापस से 10 साल पीछे जाती है जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। दरअसल एक रिचुअल के थ्रू 2 हीरोज को समन करा गया होता है इस वर्ल्ड में, जिनमें से एक हमारा सेत्सु होता है और दूसरा तोमा। किंग और क्वीन काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा वर्ल्ड बच जाएगा। सेत्सु गुस्से में कहता है जो तुम्हारा वर्ल्ड है उसको खुद बचाओ, हमें यहाँ पे बुलाने का क्या मतलब है, अपनी मुसीबतें खुद ही सुलझाओ। पर मगर जो तोमा होता है थोड़ा डरपोक सा होता है। सेत्सु को इतनी बहादुरी से किसी किंग के सामने बात करता देख वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद सेत्सु अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है क्योंकि इस दुनिया में आ जाने के बाद अगर वो ताकतवर नहीं होते हैं तो वो कभी ना कभी किसी लड़ाई में जरूर मारे जाएंगी। पर मगर तोमा अभी भी इन बातों को लेकर डर रखा होता है। दरअसल वो वॉर में शामिल होना नहीं चाहता, पर मगर सेत्सु से समझाता है दरअसल अब हम दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है सिवाय ताकतवर होने की। सेत्सु अपना हाथ बढ़ाता है, कहते कि चलो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जब तक हम इस वर्ल्ड में हैं हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और जो तोमा था इसी वक्त और इसी पल से सेत्सु को पसंद करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जो सेत्सु होता है तोमा को बताता है कि दरअसल मैं इस वर्ल्ड में लड़ाई नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि हम दूसरों के हाथों से मरे या फिर दूसरों को अपने हाथों से मारे, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस वॉर को रोक दें। पर मगर तोमा कहता है कि हम दोनों कर ही क्या सकते हैं, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी तरह ताकतवर भी नहीं हूँ सेत्सु। सेत्सु तोमा के पास आकर बहुत प्यार से कहता है कि जिस चीज की हमने कोशिश ही नहीं करी उस चीज को हम कैसे मान सकते हैं, वो होगी नहीं। सेत्सु तोमा को कहता है कि दरअसल हम दोनों एक ही दुनिया से आए हैं, इवन जो हम दोनों का होम टाउन है वो भी एक है, इसका मतलब हम दोनों भाई हुए और मैं बड़े भाई होने के नाते तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। इसी दिन की शाम को जो हमारा सेत्सु होता है अपने दोस्तों के साथ निकल चुका था और उसने जाने से पहले तोमा को कहा होता है कि मैं अपनी आंखों से इस वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ, लेकिन तोमा आने से मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी डरा होता है बाहर जाने से। लेकिन वो जाने से पहले सेत्सु से प्रॉमिस करता है कि जब वो वापस आएगा वो इतना ताकतवर हो चुका होगा कि वो सेत्सु के साथ चल सके कंधे से कंधा मिलाकर, और वो उसके साथ मिलके इस वर्ल्ड में होने वाली तबाही को भी रोक देगा। अब कहानी में 3 महीने का गैप आता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेस्टिनिया के अंदर हमारे तोमा को सम्मान दिया जा रहा होता है क्योंकि उसने कई सारे डीमंस के बेस को तबाह करा और उन्हें हराया और उसको सिल्वर हीरो का दर्जा दिया जाता है। बाहर आ जाने के बाद वो सेत्सु से अपने मन में कहता है कि अपने प्रॉमिस की वो और करीब आ चुका है और जल्दी ही वो दोनों मिलके वॉर को रोक देंगे। तोमा
अपने साथियों से कहता है क्या आप मेरे लिए और इस वर्ल्ड के लिए मरने को तैयार हैं? वो कहते कि हाँ, हमारी जिंदगी आपकी और इस वर्ल्ड के लिए है। जिसके बाद तोमा अपने साथियों के साथ डीमन की एक और बेस पे हमला कर देता है। तोमा ने वहाँ के सभी डीमंस को खत्म कर दिया, इवन उनको भी जो कि सरेंडर करना चाह रहे थे। तोमा उनको बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। ऐसे जो ये जगह होती है बाकी डीमंस बेस के अपोजिट होती है, लेकिन तोमा उन बातों पे ध्यान ना देकर वहाँ से बाहर जा रहा होता है। पर तभी माँ को एक आवाज सुनाई देती है कि मैं तुम्हारे अंदर झांक सकती हूँ। तोमा, तुम्हें सच में क्या पाना है? मैं उसे देख सकती हूँ। दरअसल ये एक कर्स लॉकेट होता है जो कि तोमा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोमा उसकी बातों पे नहीं आ रहा था। उसे यकीन था कि सेत्सु से किया हुआ उसका प्रॉमिस जरूर पूरा होगा, लेकिन वो लॉकेट फिर से कहने लग जाती है दरअसल मैं तुम्हें ताकत दूंगी और वो मंजिल दूंगी जो तुम पाना चाहते हो। दरअसल सिर्फ तोमा को सेत्सु का साथ चाहिए था और उसकी इसी ख्वाहिश पर वो लॉकेट उसके ऊपर काबू कर लेता है। इसके थोड़ी देर बाद तोमा ने अपने सारे साथियों को मार दिया होता है, जो कि कुछ देर पहले कह रहे थे कि वो तोमा के लिए मर मिट सकते हैं, लेकिन अभी भी जो उसकी भूख होती है वो शांत नहीं हुई थी। शांति के नाम पर वो और लोगों को मारना चाह रहा था, लेकिन तभी रॉयल कैपिटल की तरफ से एक मैसेंजर सिपाही आते हुए कहता है माय लॉर्ड, किंग ने आपको वापस बुलाया है। दरअसल शांति के लिए सभी कॉन्टिनेंट ने साथ में समझौता कर लिया है और किंग आपसे चाहते हैं कि सारे रेनफोर्समेंट को आप सुरक्षित वापस लेके आ जाओ। लेकिन तभी तोमा को एक मैजिक एनर्जी सेंस होती है जिसको कि वो पहचानता था। वो दरअसल एक बग्गी के अंदर से आ रही होती है जिसके अंदर सारे कॉन्टिनेंट के राजा और रानी होते हैं और उनके साथ हमारा सेत्सु भी उसी बग्गी से आ रहा था। जब वो तोमा को देखता है वो एक स्माइल करता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन तोमा को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी ओर सभी नेशन के लीडर समझौते के लिए साथ में बैठ रखे होते हैं और जो इस बात का पूरा क्रेडिट होता है हमारे सेत्सु को मिलता है। चारों तरफ लोग सेत्सु के नारे लगा रहे थे। पूरा कैपिटल त्योहार मना रहा था वॉर के खत्म हो जाने की खुशी में। कैपिटल की ऊपर से सेत्सु लोगों को देख रहा था, पर मगर तभी वहाँ पे तोमा आ जाता है और वो सेत्सु की तारीफ करता है कि उसने वाकई वॉर को रुकवा दिया, लेकिन शायद ही मैं कभी ऐसा कर पाता। सेत्सु कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी मेरी तरह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तोमा अपनी बात कंटिन्यू करता है कि मैं अपने प्रॉमिस के लिए, पर मगर तभी सेत्सु के दोस्त उसे नीचे बुलाते हैं और कहते कि हमारे साथ खाना खाने चलो। सेत्सु भी तोमा को बाय बोल के जाने लग जाता है, पर मगर तोमा कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। पर मगर इन द एंड वो सेत्सु से कह ही देता है कि अब जब वॉर खत्म हो चुकी है तो क्या हम अपनी दुनिया में वापस चलें सेत्सु, और मेरे को वापस जाने का रास्ता भी मिल चुका है। पर मगर सेत्सु हंसते हुए कहते हैं कि अरे यार, अभी तो मैंने इस वॉर को खत्म करा है और अब जाके हमें इस दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा। तोमा बेचारा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता आखिरकार सेत्सु ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन जो वो तलवार होती लगातार बोले जा रही थी सबको उनके प्यार मिल जाएंगे, पर मगर तुम अकेले रह जाओगी। इस वर्ल्ड में तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। सेत्सु मजाक में कहता है कि अगर तोमा तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, पर मगर तोमा इस बात को अपने दिल से लगा लेता है और वो सेत्सु की फिक्र को प्यार समझ बैठा था और जो उसे रिजेक्शन मिला होता है उससे उसका दिल टूट चुका था। वो तलवार तोमा से बार बार पूछ रही थी क्या तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया को तबाह कर दूं? एकदम से तोमा का पूरा प्रेजेंस चेंज हो चुका होता है। वो कहता है मैं ही तुम्हारा अकेला ऑप्शन हूँ, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई और नहीं, बस मैं हूँ। कोई हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो तुरंत ही सेत्सु के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर सेत्सु गुलडॉन से तोमा के अटैक को कैसे न कैसे करके रोकता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। लेकिन जो तोमा होता है सेत्सु के लिए काफी ज्यादा पागल होता जा रहा होता है। तोमा एल्का की तरफ देखता है और वो कहता है कि ये वही लड़की है ना जिसके लिए तुमने मुझे रिजेक्ट करा। सेत्सु तोमा को समझाता है कि मैं गे नहीं हूँ। तोमा कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया को बस तुम्हारी और मेरी जरूरत है। के बाद उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसके कारण दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। एल्का नीचे से कह रही होती कि सेत्सु क्या हुआ, और तभी उन दोनों का क्लैश होता है जहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी मैजिक एनर्जी रिलीज होती है। जब तक एल्का और बाकी लोग ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पे तोमा और हमारा सेत्सु दोनों ही गायब हो चुके थे। दरअसल इस धमाके में सेत्सु की मौत हो जाती है और तोमा को उस कर्स नेकलेस ने बचा लिया था और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। दूसरी ओर तोमा एक टेम्पल आ चुका होता है और वो उस नेकलेस से कहता है मेरी तो कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मुझे लगता है कि मैं आखिरी तक अकेला रहूंगा। लेकिन वो स्टोन चमकने लग जाता है और वो तोमा को ऐसे लोगों को दिखाता है जिनका की कोई नहीं है और उनके ऊपर इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बस इनके साथ एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करा जाता है किसी चूहे की तरह। इन सभी को देखने के बाद तोमा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है
वो कहता है कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह और भी है। और अगले ही सीन में तोमा ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया होता है और किसी हीरो की तरह कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरा साथ दो ताकि हम लोग इस वर्ल्ड को तबाह कर एक अच्छी सी दुनिया बना सके जहाँ पर हम लोग शांति से जी सकें। और वो सभी लोग तोमा को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके कुछ टाइम बाद वो पांचों निकल चुके होते हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए। दूसरी और प्रेजेंट में डेस्टिनिया किंगडम की ओर से उनके शिप्स और सोल्जर्स निकल चुके होते हैं डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करने के लिए। पर मगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा रखे होते हैं। थिया बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे तोया के मैजिक को सेंस कर पा रही हूँ। ग्लिंस बताता है कि अगर मैंने इसके बारे में जनरल को बताया तो उन्हें लगेगा कि हम जासूस है तोया के और वो हमें ही गिरफ्तार करवा देंगी। यूं ही कहती कि दोस्तों चिंता मत करो, हमें यूकी के ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा क्योंकि मेरे को उसके ऊपर पूरा भरोसा है। का थिया और ग्लेन वो भी कहते हैं कि हमें सेत्सु के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाता हम उसके लिए जितना हो सके उतना टाइम निकालेंगे। और जैसे शिप किनारे पे पहुँचती है दोनों तरफ की पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमला कर देती है। डीमन ह्यूमंस के ऊपर मैजिक से अटैक करते हैं तो ह्यूमंस मुंह तोड़ जवाब मैजिक से ही देते हैं। डीमन कॉन्टिनेंट की दीवार टूट चुकी होती है और ह्यूमन उसके अंदर घुस चुके थे। असल फाइट अब शुरू होने वाली थी पर मेगाथिया सभी को बताती कि जो घायल सोल्जर्स हैं या फिर जो डर के भाग रहे हैं उनका पीछा मत करना, शायद ये उनकी एक तरीके से चाल भी हो सकती है तुम लोग को फंसाने के लिए। ग्लेन, थिया और हमारी एल्का डीमंस के ऊपर चार्ज कर देते हैं लेकिन दूसरी ओर समन करे गए हीरोज में एक लड़की बहुत ज्यादा घबरा रखी होती है वॉर को देखकर। इसका फायदा उठाकर एक डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन यूं ही वहाँ पे आती है और फायरबॉल अटैक कर उस डीमन को वहाँ से दूर कर देती है। वो लड़की माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं दरअसल बहुत ज्यादा घबरा रखी हूँ वॉर को देखकर। यूं ही कहती कि कोई बात नहीं पर मगर तभी डीमंस पीछे की तरफ भागने लग जाते हैं घबराकर। यूं ही की नजर उसके दोस्तों पे पड़ती है जिन्होंने की एक डीमन को पकड़ रखा था और वो उसे मार पाते लेकिन उनके भी हाथ कांप रहे होते हैं। यूं ही उनके पास जाके मना करती है और कहती है तुमने इसे हरा दिया है वही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। लेकिन वो लड़का एल्का की ही बात बोलता है कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये वापस खड़े होके हमें मार डालेंगे। लेकिन अचानक से वहाँ का मौसम चेंज हो चुका था और किसी की हंसी की आवाज आती है। तभी आसमान के ऊपर कई सारे मैजिक सर्कल आ चुके होते हैं जिसके अंदर से मैजिक नाइट्स निकलते हैं बहुत ज्यादा। और उनके बाद सामने आती है एलिसा जिसने आते साथ ही काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया था, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो डीमन हो। दूसरी ओर एल्का और ग्लेन ने सारे डिमोनिक सोल्जर्स को खत्म कर दिया था पर मगर अब उन्हें सामना करना होगा अपनी पुरानी दोस्त का जो कि मेलवर के काबू में होती है। इस चीज को देखकर एल्का गुस्से में मेलवर के ऊपर अटैक करती है पर मगर मेलवर अपने सामने एलिसा को लेके आ जाती है। एल्का एलिसा के पास जाती है और काफी कोशिश करती है उसे उठाने की पर मगर वो नहीं उठती। मेलवर कहती है कि बच्चों तुम्हारी बस की बात नहीं है उसे होश में लाना। और तभी मेलवर अपने हाथ को काट कर अपने खून से वहाँ पे कुछ और डीमंस को समन कर लेती है। भले ये डीमन कितने भी ताकतवर हो पर मगर सेत्सु की टीम के सामने कुछ नहीं होते। ग्लेन से गोरिल्ला मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दूसरी ओर एल्का उस स्नेक मॉन्स्टर को खत्म करती है। हमारी थिया बचे हुए डिमोनिक मॉन्स्टर और एक ड्रैगन को खत्म कर देती है और यूही ने भी एक अजीब से क्रिएचर को खत्म कर दिया था। ये देखने के बाद मेलवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती कि एल्का इनके ऊपर हमला करो लेकिन एल्का ग्लेन के सामने बहुत कमजोर होती है। ग्लेन उसे एक ही अटैक में बेहोश कर देता है और जो हमारी एल्का होती है मेलवर के पास भागते हुए जाती है और अपनी स्वॉर्ड से उसके मैजिक ऑर्गन पे अटैक कर देती है। मेलवर को मर जाना चाहिए था पर मगर वो मरती नहीं और खड़ी होते हुए कहती है तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं मरी? क्योंकि ये तुम इंसानों की ही देन है जिन्होंने की मेरे को 2 हार्ट 2 किडनियां और 2 मैजिक ऑर्गन भी दिए। तुम्हें पता है मुझे तोमा ने बचाया इंसानों की गिरफ्त से और अब मैं उनके लिए पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार हूँ। और वो अपने लिमिट ब्रेक का यूज करती है जिस वजह से मेलवर की लिमिट टूट चुकी होती है और वो काफी बड़े सर्कल को अपेयर कर उसमें से 3 सर वाले मॉन्स्टर को बाहर निकालती जिसका की नाम चिमेरा होता है। पर मेरे को उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था तो मेलवर चिमेरा के साथ फ्यूज हो जाती है और जब ये लड़ाई खत्म होगी मेलवर खुद ब खुद चिमेरा के साथ मारी जाएगी क्योंकि उसने अपने लिमिट ब्रेक मैजिक का यूज कर लिया होता है। लेकिन मेलवर अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। ग्लेंस, एल्का और थिया के लिए उसके मैजिक अटैक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। उसके सामने सब लोग बेबस हो चुके होते हैं और जमीन में पड़े थे पर मगर अचानक से मेलवर के बगल से एक तितली उड़ते हुए गुजरती है। मेलवर का ध्यान उस पे जाता ही है। पीछे से एलिसा उसके दूसरे मैजिक ऑर्गन को भी तबाह कर देती है। एलिसा के लिए भी ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो मेलवर को गले लगाती हुई कहती है
अगर तुमने अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से देखा होता तो इस दुनिया में कोई था जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन और अपना सब कुछ मानती थी, पर मगर तुमने डिस्ट्रक्शन का साथ चुना। ऐसा कहने के बाद जो मेलवर और चिमेरा होते हैं वो पत्थर में कन्वर्ट हो चुके थे और उनकी मौत हो जाती है। एलिजा थोड़ी घायल हो चुकी होती है लड़ाई में, पर मगर अभी भी वो जिंदा होती है। वो लोग आराम कर पाते हैं, लेकिन ये उनकी किस्मत में नहीं होता। वहाँ पे शैडो अपेयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्लेन, एल्का और थिया तीनों की हालत लड़ने वाली नहीं होती। अगर किसी में स्टेमिना बाकी था तो वो यूही होती है, पर मगर वो तीनों उसे मना करते हैं कि उससे फाइट मत करो। लेकिन यूही कहती है कि अगर मेरा यूकी यहाँ पर होता तो वो भी यही करता। वो तीनों कहती कि हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और शैडो यूही की फाइट शुरू हो पाती, पर मगर तभी आसमान को फाड़ते हुए हमारा सेत्सु वहाँ पहुँच जाता है और सेत्सु को देखने के बाद यूही की आंखों में आंसू होते हैं। वो उसे हक कर लेती है, इवन वो तो एक्साइटमेंट में उसे किस करने जा रही होती है। सेत्सु कहते कि रुको रुको रुको, अभी जगह ये ठीक नहीं है। जब हम जीत जाएंगे और तोमा को मार गिराएंगे तब मुझे एज अ रिवॉर्ड तुम किस कर सकती हो। हमारा सेत्सु अपने दोस्तों से माफी मांगता है कि वो काफी ज्यादा लेट पहुंचे यहाँ पर मगर यूही कहती है मैंने एल्का से बहुत कुछ सीखा है, और तुरंत ही वो कुर्सी बनते हुए कहती सेत्सु क्या तुम मेरे ऊपर बैठना चाहोगी। सेत्सु एल्का की तरफ देखता और गुस्से में कहता है मेरी प्यारी एल्का तुम्हें बाद में बताता हूँ। एल्का कहती है कि मुझे माफ कर दो। सेत्सु कहते कि शैडो अब तुम और मैं आमने सामने हैं, जो हमारी पिछली लड़ाई छूट गई थी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। शैडो अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि ठीक है, मैं वैसे भी किसी का उधार अपने ऊपर नहीं रखता। शैडो कहता है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। सेत्सु बोलता है कि हाँ वैसे भी मैं तुम्हारी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। शैडो कहता है कि अपने पीछे तुम इन लोगों को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। सेत्सु कहता है कि वो मेरे दोस्त हैं, पर मगर शैडो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कीड़े मकोड़े होते हैं। सेत्सु कहता है कि ये मेरे खास है तो मैं इन्हें बचाऊंगा। शैडो को उसका जवाब पसंद नहीं आता। दूसरी ओर जंगल के बीच में जो कुरु होती है वो इंसानों और डीमन दोनों को मार रही थी। तभी उसे वहाँ पे शिरोनिको और मिनी को रोकने आ जाते हैं और कहते हैं हमें लड़ने की जरूरत नहीं है बड़ी बहन, हम जानते हैं कि आप बुरी नहीं हो। कुरु कहती कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा बहनों का प्यार देखकर मेरा पेट खराब हो चुका है। और ऐसा कहते ही वो उनके ऊपर कुनाई से हमला कर देती है, पर मगर दोनों बहनें आराम से उसे रोक देते हैं। तभी कुरु कहती कि अगर तुम मुझे सच में अपनी बड़ी बहन मानती हो तो अपनी जिंदगी और अपनी जान मेरे हाथों में दे दो, क्योंकि मैं तुम जैसी को मानने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मिनिको शिरोनिको के सामने आती और कहती कि तुम मेरी बड़ी बहन को हाथ नहीं लगा पाओगी। शिरोनिको कुरो को कहती कि मुझे माफ कर देना, पर मगर मैं अपनी छोटी बहन को कुछ होने नहीं दूंगी। ये देखते साथ कुरो दोनों के ऊपर हमला कर देती है। कुरो बहुत ज्यादा तेज होती है और दोनों बहनों के ऊपर धीरे धीरे करके भारी पड़ती जाती है। शिरोनिको कहती कि मिनिको मुझे कॉपी करो, और जैसे ही शिरोनिको कुरो के पैर पे हमला करती है, मिनाको भी अपनी पैरों की ताकत से कुरो को जमीन में गाड़ देती है। और उन्हें लग रहा था कि जब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन कुरो के कुछ टेंटिकल मिनाको को पकड़ लेते हैं। कुरो के कई सारे हाथ निकल चुके होते हैं जो कि शिरोनिको के ऊपर अटैक करके उसे भी दूर फेंक देते हैं। और कुरो कहती है कि जो तुम्हारा ये बहनों का प्यार है आज यहीं पे मैं इसे खत्म कर दूंगी। और वो भी मेलवर की तरह अपने लिमिट ब्रेक को यूज करती है, जिससे कि उसके बॉडी पे बहुत असर पड़ता है। पर मगर तभी एक हाथ शिरोनिको के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शिरोनिको उस हाथ से तो बच जाती है, पर लेकिन वो हाथ जमीन को फाड़कर शिरोनिको के मुंह पे जोरदार पंच मार देता है। और उसी एक हमले में शिरोनिको की बहुत गंदी हालत हो चुकी होती है। मिनाको भी पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि वो खुद को छुड़ा सके, पर मगर ऐसा वो कर नहीं पाती। कुरो कहती है तुम जो ये बहनों का प्यार बता रही हो ये कर्ज के अलावा कुछ और नहीं। शिरोनिको खड़ी होते हुए कहती कि बस ऐसा तुम ही सोच सकती हो। न जाने कुरो को एकदम से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कई सारे हाथों से शिरोनिको के ऊपर हमला कर देती है, पर मगर वो उसके सारे अटैक को डॉज करके मिनाको के पास जाते हुए अपने कुछ हैंड साइन को मिलाती है। और वो दोनों जैसे एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं और वो कुरो के टेंटिकल को फाड़ के बाहर निकलते हैं। दरअसल ये उनके क्लैन की सीक्रेट पावर होती है, जिसका की यूज अब वो कुरो के खिलाफ करने वाले थे। कुरो कहती कि जो तुम्हारा नया लुक है तो पहले से बहुत ज्यादा घटिया है, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगी। कुरो उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, पर मगर वो अपनी स्पीड को दिखा के कुरो को हैरान कर देते हैं। दरअसल अब उनकी रफ्तार, उनकी आंखें और सुनने और सूंघने की शक्ति पहले से 2 गुना हो चुकी है। कुरो को गुस्सा आता है, वो अपने काफी सारे हाथों को बाहर निकालते हुए कहती है मैं तुम दोनों को यहीं पे मार दूंगी और तुम लोगों का किस्सा भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तभी कुरो उनके ऊपर हमला करती है,
है, पर मगर दोनों बहनें काफी रफ्तार से घूमती है और वहाँ पे एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिस कारण कुरु का एक भी हमला उनके ऊपर लैंड नहीं होता और दोनों बहनों ने कुरु के ऊपर बहुत सारे हमले कर कर उसे जमीन पे गिरा दिया था। लेकिन कुरु वापस खड़े होते हुए कहती है कि अगर मैं यहाँ पर हार गई तो मैं तोमा और बाकी सबको अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी, और वो खड़े होते हुए एक और अटैक करती है, पर मगर वो दोनों बहनें अपनी फ्यूजन बॉडी का एक पंच मारते हैं जिससे कि कुरु की पूरी जान निकल चुकी थी और यहाँ पे वो दोनों भी नॉर्मल हो जाते हैं। तभी कुरु कहती है, मुझे लगता है कि शायद जो ये मेरे हाथ हैं ये मेरी छोटी बहनों के हैं। जब इंसानों ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करा तो शायद तब उन्होंने मेरे ऊपर इसे मर्ज कर दिया होगा। लेकिन कुरु के आखिरी टाइम पे जो ये हाथ होते उसे हक कर लेते हैं और कुरु भी यहाँ पे मारी जाती है। दूसरी ओर एक विडोस नाम के आदमी को जब डीमन फोर्सेस ने अकेला देखा तो वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई सा भी हथियार उसको कट नहीं मार पा रहा होता और थोड़ी देर बाद विडोस से सबको ढेर कर दिया था। लेकिन तभी रोवा वहाँ पे भागते हुए आती है और कहती कि पीछे रहना, इसको मैं संभाल लूंगी। रोवा ने विडोस के ऊपर एक जोरदार पंच मारा और विडोस इससे काफी दूर तो उड़ के जाता है, लेकिन इससे रोवा को भी काफी दर्द होता है। लेकिन तब भी रोवा सभी को कहती कि आप लोग पीछे हो जाइए, इसे मैं संभाल लूंगी। दरअसल जो विडोस होता है वो रोवा को पहचानता था, पर मगर वो कहता है, लड़की मुझे ये मत कहना कि ये तुम्हारा बेस्ट हमला था। दरअसल जो मेरा पूरा शरीर है वो लोहे का बन रखा है। ये सुन के रोवा को भी अजीब सा होता है। वो कहती, क्या लोहे का? विडोस कहता है कि हाँ लड़की, लोहे का। दरअसल इंसानों ने मुझे ऐसा बना दिया, बचपन से उन्होंने मेरे शरीर के ऊपर इतना टॉर्चर करा कि मेरा शरीर अब लोहे का बन चुका है। वो तो मेरे मास्टर तोमा सामा ने मुझे बचा लिया। तोमा की तारीफ सुन रोवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम उस जैसे आदमी को अपना मास्टर कैसे कह सकते हो, वो तो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। विडोस कहता है, तो फिर क्या हुआ, ताकतवर जो चाहे वो कर सकता है। तुम मुझे ही देख रहे हो, बचपन से मेरे ऊपर टॉर्चर होता आया है। और हाँ, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे दोस्त रियोगा के साथ भी तो यही हुआ था। रियोगा का नाम सुनते ही रोवा को गुस्सा आ जाता है और वो विडोस की एक जोरदार लात मार देती है, पर मगर इससे रोवा को ही चोट लगी होती है। विडोस को कुछ नहीं होता। रोवा को अभी भी गुस्सा आ रहा होता क्योंकि विडोस ने एक बीस्टमैन के सम्मान को ठेस पहुंचाई होती है। रोवा गुस्से में कहती कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक कि तुम्हारा लोहे का शरीर टूट नहीं जाता। विडोस कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, दरअसल मेरी पावर यही नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को सख्त कर सकता हूँ। दरअसल मैं अपनी बॉडी को तोड़कर किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और वो उसका एक नमूना दिखाता है जहाँ पे वो अपनी बॉडी को आयरन बॉल्स में कन्वर्ट करके रोवा के ऊपर अटैक करवा देता है। रोवा बेचारी उस अटैक को झेल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। विडोस वहाँ से ये कह के जा रहा था कि सम्मान वगैरह बेकार चीजें होती हैं, लेकिन रोवा उसे रोकते हुए कहती कि वहीं रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता जो कि सम्मान से बढ़कर होता है। मैं अपने सम्मान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। रोवा काफी तेज चिल्लाती है, उसकी बॉडी ग्लो होने लग जाती है। विडो रोवा के ऊपर आयरन बॉल्स से हमला करता है, लेकिन रोवा को कुछ नहीं होता और वो विडो के मुंह पे जोरदार पंच मार देती है। विडो रियलाइज करता है कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जानता होता है। दरअसल बीस्टमैन अपनी जान को दांव पे लगा के इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करते हैं ताकि वो अपने दुश्मन को खत्म कर सके। रोवा, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुमको और तुम्हारे सम्मान दोनों को क्रश करके रख दूंगा। और वो अपनी बॉडी को लोहे से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। एकदम से रोवा विडो के ऊपर चढ़ जाती है और उसके काफी पंच मारना शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में विडो को कुछ फील नहीं हो रहा होता, पर मगर अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स आने लग जाते हैं। ये देख वो खुद भी हैरान था। अगर रोवा उसको एक और पंच मारती तो उसका शरीर टूट जाता, जिसके कारण वो अपने शरीर से काफी सारे स्पाइक्स को निकाल के रोवा के शरीर के आर पार कर देता है। लेकिन रोवा तभी भी हार मानना नहीं चाह रही थी। वो उसके स्पाइक्स को तोड़कर विडो के शरीर के आर पार अपने हाथ को कर देती है। इसी के साथ रोवा का अंत हो जाता है, पर मगर मरते मरते उसने अपने दुश्मन को लाचार कर दिया था ताकि वो उसका सम्मान करे। लेकिन विडो रोवा का अंत ऐसे होना देना नहीं चाहता था कि जिसका सम्मान उसकी सोच से ज्यादा बड़ा हो तो वो उसको हील कर देता है। लेकिन विडो भी अपने अंत में पहुंच चुका था। रोवा कहती कि आखिरकार तुमने तोमा का साथ क्यों दिया? विडो कहता है क्योंकि मुझे हॉट लड़के काफी ज्यादा पसंद हैं, जिसके साथ विडो भी मारा जाता है। दूसरी ओर शैडो और सेत्सु की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे अपनी शैडो पावर से वो सेत्सु के शरीर को एक जगह पे जमा देता है। सेत्सु कहता है कि जो तुम्हारे छोटे मोटे जादू है मेरे ऊपर असर नहीं करने वाले। शैडो को भी पता होता है कि वो एक हीरो को ऐसे नहीं हरा सकता। इस बार वो अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और अपने लिमिट ब्रेकर को एक्टिवेट कर देता है। अब शैडो की बॉडी शैडो से बने हुए आर्मर से घिर चुकी थी, जिसके बाद दोनों की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। लेकिन शैडो का आर्मर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि हर एक अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा था और तुरंत ही सेत्सु के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है, जिस कारण वो दूर
जाके गिरता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो कहता है ये छोटी मोटी ट्रिक सिर्फ तुम्हें ही नहीं आती। तुरंत ही सेत्सु अपनी ताकत को काफी ज्यादा ही बढ़ा लेता है, जहाँ पे वो शैडो के ऊपर काफी ताकतवर स्लैश अटैक करता है। उस हमले से शैडो का आर्मर और उसके ब्लेड दोनों टूट जाते हैं। शैडो कहता है कि वो हमला बहुत ज्यादा ताकतवर था, अगर मैंने उसे डिफ्लेक्ट नहीं करा होता तो वो मेरे बीच से 2 टुकड़े कर देता, पर मैं अगर मैं वैसे ही लिमिट ब्रेक की वजह से मारा जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है अपने जीवन में जो भी मैंने करा। अगर मैं मर गया तो मेरा कोई भी पर्पस नहीं रहेगा। वैसे भी तुम हीरो उजाले में जिए हो तो तुम मुझे नहीं जान पाओगे। वैसे भी हम जैसों को सिर्फ लड़ने के लिए बनाया गया था, हमारे पास तो जीने की कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दिया तो मुझे शांति मिल जाएगी। और वो अपने छोटी टूटी हुई स्वॉर्ड से सेत्सु के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन सेत्सु अपनी तलवार से जमीन में अटैक करता कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। लिमिट ब्रेक की वजह से अब शैडो मर रहा होता है। वो कहता है कि इस पूरी फाइट में मैंने अपनी पूरी जान लगाई थी, पर कोई बात नहीं। दूसरी ओर डीमन किंगडम की तरफ तोमा बढ़ रहा होता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि जो उसके 4 साथी थे वो सब मारे गए। डीमन कैसल के अंदर लेविया डेजा को ढूंढ रही होती है और जब डेजा उससे मिल जाती है वो बड़े प्यार से कहती है कि डेजा, तोमा के 4 प्यादे मारे जा चुके हैं और अब तोमा की बारी है, जिसको कि सेत्सु बड़ी ही जल्दी खत्म कर देगा। हमारी लगभग जीत हो ही चुकी है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर तोमा आ चुका था और कहता है, अरे वाह, डेजा के साथ साथ लेविया भी। अरे तुम दोनों कैसी हो? शायद हम 5 साल पहले मिले थे आखिरी बार। मुझे तुमसे मिलके अच्छा लग रहा है, पर मगर अब तुम दोनों को मरना होगा। ये शुरुआत है मेरे नए वर्ल्ड बनाने की, जो कि मैं डीमन किंग की मौत से करूंगा। तभी उन लोगों को बचाने के लिए सेत्सु भी काफी तेजी से आ रहा होता है और जब वो डेजा के रूम में अंदर घुसता है तो देखता है कि उसके दोस्त काफी ज्यादा गंदी हालत में होते हैं, पर मगर वो जिंदा होते हैं और उन दोनों की ऐसी हालत तोमा ने करी होती है। तोमा सेत्सु को देखते हुए कहते हैं कि अरे सेत्सु, तुम आ चुके हो, तुम्हारा स्वागत है। पर मगर सेत्सु उसकी बातों का जवाब नहीं देता और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तोमा उसके अटैक को रोक के पीछे चले जाता है, कहता है अरे मेरे ऊपर अटैक मत करो, तुम्हें पता नहीं कि हम जल्दी 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे। लेकिन सेत्सु तोमा से बात करने के मूड पे नहीं होता, वो वापस से उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों के टकराने की वजह से काफी खतरनाक शॉक वेव निकल रही होती है, जो कि दोनों को ही पीछे धकेल देती है। पर मगर हवा में ही तोमा सेत्सु के ऊपर मैजिकल स्ट्राइक से हमला करता है। सेत्सु कहता है कि अपना हमला अपने पास रखो और वो उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण महल की छत टूट जाती है। लेकिन अभी दोनों अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहे होते, पर मगर तोमा यूज करना शुरू करता है और वो सेत्सु के ऊपर इस बार काफी सारे स्ट्राइक से हमला करता है, लेकिन सेत्सु सबको डिफेंड कर लेता है। ये देख तोमा सेत्सु के ऊपर स्लैश का अटैक कर देता है और ये अटैक सीधा उसके ऊपर जाके लगता है, जहाँ पे उसके हाथ में चोट लग चुकी होती है। इस कारण अब जो लड़ाई होती है बहुत से इंटेंस हो चुकी होती है, क्योंकि सेत्सु ने तोमा की तलवार दूर फेंक दी थी और वो खुद की तलवार भी दूर फेंक के तोमा के मुंह पे मुक्के ही मुक्के मारने लग जाता है। दरअसल तोमा अब तक बहुत ज्यादा पिट चुका होता है, तो वो सेत्सु के ऊपर हमला कर देता है मैजिक का और उसे पीछे कर देता है। तोमा कहता है कि मैं शांति से सब कुछ निपटाना चाहता हूँ और वो अपनी तलवार को एक गन में क्रिएट कर देता है और बिना हिचकिचाए वो सेत्सु के ऊपर हमला कर देता है। लिटरली जो वो हमला होता है सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अगर सेत्सु उसके सामने आता तो वो मारा जाता, क्योंकि उस हमले ने डीमन कैसल के 2 पीस तो करे ही होते हैं, साथ साथ पहाड़ के बीच में भी छेद कर दिया था। सेत्सु कहता है कि इसका मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पर मैं इसे खुलेआम हमला करने नहीं दे सकता। तोमा एक और अटैक कर पाता उससे पहले सेत्सु उसको हवा में लेके जाता है, लेकिन तोमा तभी भी नहीं रुकता। वो सेत्सु के ऊपर कई सारे शॉट्स को फायर करता है। सेत्सु उसके सारे हमलों को आराम से डॉज कर पा रहा था। ये देख तोमा को गुस्सा आता है, वो अपनी गन को मशीन गन में कन्वर्ट कर देता है और वो सेत्सु के ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है। लेकिन उन हमलों से बचना सेत्सु के लिए भी नामुमकिन होता है, तो वो अपने ग्लूटॉन को समन कर सारे कर्स मैजिक पावर को उसके अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। सेत्सु अपने तलवारों और खुद की पावर बढ़ाकर तोमा के ऊपर एक खतरनाक स्लैश अटैक मारता है। वो हमला तोमा को लगने के बावजूद भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तक सेत्सु के सारे दोस्त यहाँ पे आ चुके होते हैं। सेत्सु ने देख के खुश हो जाता है, पर मगर तोमा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हो। तोमा की नफरत बढ़ने लग जाती है और उसके गुस्से ने अलग ही मोड़ ले लिया होता है। तोमा के पेंडेंट से बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और अब तोमा के हथियार ने एक नया रूप ले लिया होता है, जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न और हाईटेक होता है, जिसकी वजह से वो अंधाधुंध फायर कर रहा होता है सेत्सु के ऊपर। सेत्सु सिर्फ बचने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी तोमा सेत्सु के दोस्तों को निशाना बना देता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। सेत्सु को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिल पाता, पर मगर कैसे न कैसे कर वो एक अटैक को ग्लूटॉन के अंदर एब्सॉर्ब कर देता है। लेकिन जो बाकी अटैक होते हैं वो उसके दोस्तों के ऊपर जा लगते हैं।
लेकिन तोमा को एकदम से गुस्सा आने लग चुका था क्योंकि वो अपने मकसद में नाकामयाब हो चुका होता है। सैसु के दोस्तों ने एक साथ मिलके काफी ज्यादा ताकतवर बैरियर को बना दिया था जिसको तोमा भी नहीं तोड़ पाया होता। ये देख तोमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर मगर सैसु को भी उतना ही गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि तोमा ने सैसु के दोस्तों के ऊपर हमला करा जिनको कि वो अपनी फैमिली मानता है। सैसु तोमा के ऊपर एक स्लैश अटैक मारता है, पर मगर तोमा उसे ब्लॉक कर लेता है अपनी शील्ड से। सैसु कहता है कि तुम मेरे कितने अटैक को ब्लॉक कर पाओगे। ऐसा कहने के बाद वो लगातार तोमा की शील्ड में स्लैश अटैक मारने लग जाता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी शील्ड पूरी तरीके से तबाह नहीं हो जाती, जिसके बाद वो तोमा के ऊपर एक आखिरी अटैक कर इस किस्से को खत्म कर देता है। तोमा जमीन पे आके गिरता है काफी जोर से, लेकिन तोमा का वही क्रिस्टल उसे वापस से सारी पुरानी बातें याद दिलाने लग जाता है कि सैसु ने उससे वादा करा था कि वो तोमा को प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। इवन सैसु ने तोमा को ये भी कहा था कि वो उसका छोटा भाई है, लेकिन आखिरी में सिर्फ सैसु ने तोमा को ही छोड़ दिया। और ये बात याद करने के बाद तोमा एक बारी फिर खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर गुस्से का उबाल फट रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सैसु कहता है तोमा नहीं, और वो उसके इस रूप के आगे नहीं टिक पाता। तोमा एक ही अटैक में सैसु को जमीन में चिपका देता है। तोमा को अपनी जीत पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो कहता है मैंने सैसु द हीरो को हरा दिया जो कि हमेशा मेरे से एक कदम आगे रहता था। तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो सैसु। लेकिन तोमा ये देख हैरान हो जाता है कि सैसु वापस से खड़ा हो रहा होता है। तोमा मेरे को ये बात तो माननी पड़ी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी वो तोमा के आसपास एक नए डायमेंशन को बनाता है जहाँ पे तोमा अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सैसु अपने ग्लूटोन को जोर से जमीन में मारता है, जिसके बाद इविल तोमा को चट्टाने आसपास घेरने लग जाती है और वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। मेरा अकेलापन। सैसु तुमने मेरे से वादा करा था कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं तो बस हमेशा तुम्हारी तरफ रहने की कोशिश करता था, लेकिन तुमने कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इन द एंड तोमा को रियलाइज होने लग जाता है कि बस वो सैसु के साथ को चाहता था। जो उसने आज तक करा वो उसे करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बाद जो सैसु होता है तोमा के बगल में बैठ रखा था। जब तोमा को होश आता है तो वो पूछता कि आखिरकार क्यों? क्योंकि तोमा कभी तुम्हें मारने का मेरा मकसद था ही नहीं। मेरा स्टार्टिंग से मकसद ये था कि मैं उस क्रिस्टल को तोड़ दूं जो कि सारी फसादों की जड़ है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का तुमसे वादा करा था मेरे छोटे भाई। तोमा वहीं पे बैठे बैठे रोने लग जाता है और कहता है कि इन सब चीजों के मैं लायक नहीं हूँ। सैसु कहता है कि तुम यहाँ पे मर नहीं सकते, जो तुमने गलतियां करी है तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। इसके बाद वॉर रुक जाती है और हमें तोमा को दिखाए जाते हैं जिसको कि काल कोठरी के अंदर बंद करा गया होता है। सैसु और बीस्ट किंग वहाँ पे आते हैं जहाँ पे सैसु तोमा को बताता है कि उसकी सजा तय कर दी गई है। दरअसल तोमा को अपना सारा मैजिक ट्रांसफर मैजिक में लगाना होगा और उसके दोस्तों को वापस भेजना होगा उनके वर्ल्ड में। ये सुन तोमा बहुत ज्यादा हैरान होता है। डैसा कहती है जब तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं होगा तो तुम लोगों को चोट कैसे पहुंचाओगे? रेगुलस भी कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि आगे से तुम कुछ गलत काम नहीं करोगे। सैसु भी तोमा को कहता है कि यहाँ से तुम अपनी एक नई शुरुआत करना। तोमा अपनी शक्ल छुपाने लग जाता है और कहता है कि तुमने अपना वादा निभाया सैसु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली सुबह डेस्टिना किंगडम के अंदर तोमा ट्रांसफर मैजिक को तैयार कर चुका था और सैसु के सारे दोस्तों को उनके वर्ल्ड भेज देता है, लेकिन वो खुद नहीं जाता और कहता है कि मैं इसी वर्ल्ड में रहकर अपनी सजा काटूंगा। बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं हर एक कंट्री में घूमूंगा और देखूंगा मैं इस वर्ल्ड के लिए क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद ये दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तोमा की बात सुनने के बाद सैसु बहुत ज्यादा खुश होता है। वो भी डिसाइड करता है कि उसे एक और बार इस वर्ल्ड में सफर करना चाहिए। और शाम होते जब सैसु निकल रहा था, एल्का भी उसके साथ जाने के लिए रो रही होती है, पर मगर डेस्टिनिया में रुककर अभी उसे बहुत ज्यादा काम करना था क्योंकि वॉर के बाद काफी सारे पेपर वर्क्स हो चुके होते हैं जो कि अभी इनकम्प्लीट थे। पर मगर यूही ने फैसला कर लिया था कि वो सैसु के साथ जाएगी और उसके साथ वो पूरे वर्ल्ड को घूमेगी। जिसके बाद वो दोनों निकल चुके होते हैं। सबसे पहले वो लेविया से जाके मिलते हैं। सैसु और यूही को देखने के बाद लेविया बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है मेरी देखभाल में पूरा समुद्र एकदम शांत है। लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा ऑक्टोपस आ जाता है और लेविया और उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमारी बेचारी लेविया हमें पिटते हुए दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वो लोग डेजा से मिलने चाहते हैं, जहाँ पे डेजा अपने डीमन कॉन्टिनेंट को वापस से रिबिल्ड करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है। जैसा कि डेजा ने रूरी को प्रॉमिस करा था, डेजा ने उसको एक शॉप खोल के दे दी होती है और रूरी अपनी दुकान में इसको एक ड्रिंक को भेजती है। उसकी दुकान कभी भी खाली नहीं होती। जिसके बाद सैसु फिर से डीमन कॉन्टिनेंट जाता है, पर मेगा गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं दे रहे होते। सैसु का तो अब
अब दिमाग खराब हो चुका था। पर मगर तभी ऊपर से रोवा के साथ साथ शिरोनिको और मिनाको भी कूद जाते हैं गार्ड्स के ऊपर। हमें पता चलता है कि अब रोवा आर्मी कमांडर बन चुकी है और शिरोनिको और मिनीको डिप्यूटी कमांडर बन जाती है। रोवा कहती कि वो दिन बहुत ज्यादा जल्दी आएगा जब हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें हराने के लिए काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सेत्सु हमसे पिटने के लिए तैयार रहना। जिसके बाद हमारे यूही और हमारा यूकी दोनों अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जिसके साथ हमारा ये कमाल का एनिमे यहीं पे खत्म होता है। और गाइस इस एनिमे की कहानी यहीं पे खत्म होती है। मेरे को नहीं लगता कि इसका सीजन 2 आएगा, क्योंकि जो इसकी स्टोरी है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और कमाल की स्टोरी आपको मिल सके देखने को। और मुझे पता है कि मैं काफी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। दरअसल रिकॉर्डिंग करते हुए 3 से 4 बार मेरी 2 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और अगर 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देखी जाए तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसे करने में। और इसी के बीच मेरी तबीयत भी खराब चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो इसके लिए मुझे माफ करना। पर मगर अब से वीडियो कंटिन्यू आएगा। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।